पर लोग कम ही सोचते हैं कि स्वदेशी क्यों स्वदेशी, मतलब मैं अगर बाहर का सामान यूज कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है, उसमें समस्या क्या है। तो मतलब आप जैसे सब चीज अपना घर में तो नहीं बनाते हो, आप पड़ोसी से लेते हो, दूसरे गांव से खरीदते हो, इवन दूसरे राज्य में काम भी करने जाते हो, वहां का खाना पीना खाते हो, सब कुछ करते हो। तो भाई मतलब स्वदेशी का क्या मतलब, स्वदेशी करके क्या मिल जाएगा, क्यों। तो तीन तरह के स्वदेशी जो है, एक पॉइंट वन में जो दिया गया है वो एक तरह से पुरातनवाद है। मतलब क्या है कि ये जो कार्यकर्ता हैं, कैटेगरी के कार्यकर्ता, आप उनसे मिलेंगे तो वो बोलेंगे कि जैसे पुराने टाइम में चलता था बिल्कुल वैसे ही बन जाओ आप। यहाँ तक कि मेरे को एक कार्यकर्ता ने बोला था हम लोग फोन भी यूज करना छोड़ देना चाहिए हमको। तो मतलब हाँ, जैसे सब कुछ पहले होता था, बिजली भी यूज करना बंद कर देते हैं सब, मतलब सर यहाँ साड़ी पे पहनो, वॉइस का वो प्रॉब्लम आ रहा उनके है, वॉइस की एजेंट। सुनाई नहीं दे रही सर किसी की भी। हेलो, वॉइस नहीं हाँ हाँ, आप एक बार सुनाई। क्या दोबारा मेरी ट्राई आवाज आप तक कीजिए। पहुंच रही सर? हाँ जी अमित, मेरे आप को एक बार सुनाई दे दोबारा रहा है। ट्राई कीजिए क्योंकि हमें सुनाई दे रही है उनकी आवाज। आप एक बार दोबारा ट्राई कीजिए। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, मेरी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। आ हाँ रही है अमित सतनाम जी, जी। मेरी आवाज आपको? अमित जी हाँ, आ रही है, आ तो रही मैं है। ये बोल रहा हूँ कि ओके, तो तीन तरह के स्वदेशी कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। जो पहली कैटेगरी है वो है पुरातनवाद वाले, वो इस तरह के, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट, परे 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 हाँ हेलो। हाँ, हेलो, जिसको सुनाई नहीं कुछ दे रहा है आप एक प्रॉब्लम आ बार रही लॉग है? आउट करके लॉग इन कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है तो आपके यहाँ थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए दोबारा। हाँ, आप चलिए जी अमित हाँ। जी बताइए। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि तीन तरह के स्वदेशी हमारे ये हैं। तो अभी पहला चीज जो है वो है पुरातनवाद, ये सबसे ज्यादा है मेरी नजर में। तो उनका क्या है कि सब चीज हमको पुरानी तरह करनी है, मतलब बिजली भी यूज करना छोड़ दो, जैसे पुराने समय में जीते थे वैसे ही जिएंगे। शर्ट नहीं पहनेंगे, पजामा पहनेंगे, धोती पैंट नहीं बदले धोती पहनेंगे, सब ये इनका प्रचार है। तो वो ऐसा क्यों करें, आप अगर खोजने जाओगे तो देखिए वो तो उस अलग कैटेगरी के कार्यकर्ता हैं, तो हमको वो पता नहीं, पर जितना समझ में आया है कि भावनात्मक कारण है। जैसे क्या है कि आपको अपने बचपन की चीजें अच्छी लगती है पूरा, तो उसी तरह ये है कि ये हमारी संस्कृति है, हम पहले ऐसे जीते थे तो चलो ऐसे ही जिएंगे। तो ये भावनात्मक कारण है, और कुछ स्वास्थ्य कारण है कि कई सालों से हम अगर ऐसे जी रहे थे, पिज्जा नहीं खा रहे थे, तो आज खा रहे हैं तो बीमारी हो रही है, तो मतलब शायद इसी वजह से होगी। तो इसलिए मतलब हमको ये नहीं करना चाहिए, एलोपैथिक दवाई यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले तो नहीं खाते थे तो अभी बीमारी हो रही है, तो शायद इसी की वजह से हो रही है। और इसमें से कुछ सच भी है, कुछ झूठ भी है, पर हमारा वो नहीं है। वो हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हम एक अलग तरह के स्वदेशी पे जा रहे हैं। दूसरा एक स्वदेशी भी है, तो वो लोग कहते हैं पास से खरीदो, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि दूसरे राज्य से भी मत खरीदो। कि मान लो कोई ओडिशा का आदमी है, वो बोलते हैं कि भाई मध्य प्रदेश से भी कुछ ना दो। आत्मनिर्भर मतलब कम सीरियसली आत्मनिर्भर, मतलब वो दूसरे राज्य से भी मत लो, हो सके तो दूसरे शहर से भी मत लो। ठीक है। तो हमारा जो इसके भी कारण क्या है कि भाई भावनात्मक कारण है कि मेरा राज्य, मेरा देश, मेरा शहर, ये है। और दूसरा कारण ये है कि पर्यावरण, मतलब जितनी दूर से आप एक चीज इंपोर्ट करोगे तो उसका कार्बन फुटप्रिंट उतना बढ़ता है, मतलब ट्रांसफर होने में। तो वो वैज्ञानिक, वो भी एक साइंटिफिक कारण है। पर उस तरह का स्वदेशी भी हमारा एजेंडा नहीं है। वो भी मैं गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ, पर हमारा एजेंडा पॉइंट थ्री है। पॉइंट थ्री क्या है कि मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन। मतलब क्या है, अगर भारतीय लोग पैंट बना रहे हैं तो ठीक है, वो सही है। भारतीयों द्वारा भारत भारत की फैक्ट्री में अगर वो पैंट बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक डाउट है कि भाई, मतलब एक प्रश्न आता है कि भाई आपको पैंट ही पहनना है, तो अमेरिका के में बना हुआ पैंट और भारत में बना हुआ पैंट क्वालिटी सेम है, तो फर्क क्या है उसमें? अगर तो फर्क ये है कि अगर अमेरिका का बना हुआ पैंट आप खरीदते हो, ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि भाई कोल्ड ड्रिंक स्वदेशी है कि विदेशी है। तो मैंने उससे पूछा, मतलब वो स्वदेशी कार्यकर्ता थे, तो मैंने उससे पूछा कि भाई वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो इंडियन फैक्ट्री में बनी है कि वो बाहर की फैक्ट्री में बनी है, और जो फैक्ट्री है उसमें सारे स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं या नहीं, और उधर सारे भारतीय काम करते हैं या नहीं ना? हाँ, पूरे स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं और पूरे भारतीय काम करते हैं, भारत के पानी से ही बना है, भारतीय कंपनी है।
तो मैं बोला फिर वो स्वदेशी है। तो बोला कैसे आप बोल रहे हो, ये तो हमारी संस्कृति नहीं है, और कोल्ड ड्रिंक का तो बहुत मतलब स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरे प्रभाव है। तो बोला हाँ, कोल्ड ड्रिंक जहर हो सकता है, पर वो भारतीय जहर है, तो वो जहर जो पिएगा वो खुद ही मरेगा, दूसरे को नहीं मारेगा। मेरा अर्थ क्या है कि विदेश से अगर कोई व्यक्ति कुछ इंपोर्ट करता है तो उससे एक लाभ जो है वो विदेशी कंपनी को जाता है, और उससे भी कुछ हिस्सा उसकी सरकार को जाता है टैक्स के रूप में, और वो पैसा उसके सैन्य में इन्वेस्ट होता है। और वहां की बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जिनके ब्रांचेस हैं, जैसे जनरल मोटर्स, वो लोग ट्रक वगैरह बनाते हैं, पर वो हथियार भी बनाते हैं, ठीक है। तो उससे उनकी सेना मजबूत होती है, और उससे क्या है, मतलब हम लोग ये तीसरे तरह का जो विदेशी स्वदेशी है कि मेड इन इंडिया मेड बाय इंडियंस, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए हम चाहते हैं कि युद्ध का भय। युद्ध का भय मतलब आज नहीं तो कल 10 साल बाद हमको युद्ध झेलना पड़ सकता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। मतलब छद्म युद्ध जो आजकल उसको आतंकवाद बोलते हैं, ठीक है, कि आतंकवादियों का हमला या फिर डायरेक्ट किसी देश से युद्ध, ये आज नहीं तो कल या ये 10 वर्ष बाद झेलना पड़ सकता है, भयंकर युद्ध झेलना पड़ सकता है। तो उस समय के लिए हम जितना ये करते जाएंगे बाहर से इंपोर्ट या फिर एफडीआई के रूप में, तो बाहर की सेना उतनी शक्तिशाली होती जाएगी और हमारी सेना उतनी कमजोर होती जाएगी। इसी कारण, सिर्फ इसी कारण के लिए हमको बाहर से नहीं करना है। इस मतलब भारत के अंदर जितना भी हो रहा है उससे कोई समस्या नहीं है। भारत के अंदर जितने भी सामान चल रहे हैं उसके कोई हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं, भावनात्मक चीजें अफेक्ट हो सकती हैं, पर इससे युद्ध का खतरा नहीं बनता। अगर कोई ओडिशा का व्यक्ति राजस्थान से इंपोर्ट करता है, इससे कोई युद्ध का खतरा नहीं बनता, क्योंकि राजस्थान की अलग आर्मी नहीं है जो भारत के ऊपर, जो ओडिशा के ऊपर आक्रमण करने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिका की अलग आर्मी है, पाकिस्तान की अलग आर्मी है, चाइना की अलग आर्मी, और ये लोग इतने शक्तिशाली होंगे, जब शक्ति का डिफरेंस बढ़ जाएगा तो इतिहास गवाह है, हमेशा ऐसा ही हुआ है, जो शक्तिशाली बन जाता है वो दूसरे को दबा देता है, ठीक है। तो हमारा स्वदेशी इसीलिए है। और देखिए, अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम स्वदेशी होकर भी मतलब इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण देता हूं कि जैसे आप बोलेंगे मैं धोती पहनूंगा, अब धोती आपका मेड इन अमेरिका भी हो सकता है, मेड इन चाइना भी हो सकता है। इनफैक्ट आपके घर में जो पूजा के लिए जो आते हैं मूर्ति वगैरह, वो भी बहुत सारे मेड इन चाइना होते हैं। तो आप अपनी संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, पर उससे चाइना को फायदा पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये जो पूरा स्लाइड बनाया है वो सिर्फ इसीलिए है कि युद्ध के खतरे से बचना। तो इसी और अगर किसी को लगता है कि भाई युद्ध नहीं होने वाला, बेकार बात है, तो ये स्लाइड बेकार है। मतलब ये स्वदेशी नहीं चाहिए, वो सिर्फ भावनात्मक कारण के लिए जितना स्वदेशी हो सकता है। तो अभी ये जो तीसरे नंबर का स्वदेशी है, इसके लिए मतलब आप जो पहला वाला स्वदेशी, दूसरा वाला स्वदेशी, वो निजी स्तर पे कर सकते हो कि आप अपनी जीवन शैली चेंज करो, इसमें सरकार को ज्यादा कुछ करना नहीं है। पर तीसरा जो हम जो स्वदेशी का बात बोल रहे हैं, इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, और इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं। तो हाँ, तो अभी आप लास्ट स्लाइड पे जा पाएंगे, पूरा लास्ट वाला, हाँ, जो आप बता रहे थे। सॉरी नहीं, वो चीज जो आप बताने के लिए बोल रहे थे, हाँ ये। तो अच्छा, एफडीआई या फिर जो भी विदेशी इन्वेस्टमेंट है, उनके जो लक्ष्य हैं बताए गए, तो उनका मुख्य, जैसे दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं और जितने भी धनिक हैं, उनका एक बड़ा लक्ष्य होता है कि जितने भी रॉ मटेरियल दुनिया में है, जमीन, कच्चा तेल, लोहा, यूरेनियम, सोना, सब कुछ अपने कब्जे में रखना, अपने कंट्रोल में रखना। ये मतलब ये अगर अमेरिका एफडीआई मतलब अमेरिकी कंपनी भारत में आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? तो उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है? किसी भी बड़े धनिक का, जैसे अंबानी, इनका लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य यही होता है कि जितने नेचुरल रिसोर्स हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, वो मेरे कब्जे में रहे। तो आप अगर भारत का कोई धनिक हमारे प्राकृतिक संसाधन पे कब्जे करता है, तो कभी भी भारत सरकार उसे छीन सकती है। पर अगर विदेश का कोई धनिक भारत के संसाधनों पे कब्जा करता है, बाद में फिर भारत सरकार उसे छीनने का कोशिश करती है, तो वो युद्ध छिड़ जाएगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसा ही वही तो थी, वो वही तो करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी इधर। उस समय में प्राकृतिक संसाधन की इतनी समझ लोगों में नहीं थी, तो वो क्या करती थी, मेजरली वो जमीनों पे कब्जा करती थी। हेलो हेलो, कोई नॉइज आ रही है? हेलो
अमित जी बोलिए मेरी बोलिए, आवाज आप आ रही बोलिए। है? हेलो। हाँ बिल्कुल आ रही है अमित जी, कंटिन्यू हाँ कीजिए। हाँ। तो ये जो धर्मांतरण का और एक जो खतरा है जो सतनाम जी ने बताया, वो धर्मांतरण का है। तो आप अगर ध्यान देंगे 1857 की क्रांति का, ठीक है, तो वो मुख्य रूप से जो उसमें एक बहुत सारे कारण थे, उसमें एक बड़ा कारण था कि जो बंदूक के अंदर जो सुअर की और गाय की चर्बी मिला के इस्तेमाल करते थे। तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही मतलब वो बंदूक में वो चीज जरूरी थी इसलिए डाल दिया था और मतलब सिपाहियों ने विद्रोह किया, ऐसा नहीं है। उनको विधिवत रूप से बहुत सारे धर्म के नाम पर उनके ऊपर मतलब ईसाइयत थोपा जाना, इस तरह का चीज हो रहा था, जिसके लिए वो नाखुश थे और वो ऊपर के ऑफिसरों से उनके झगड़े होते रहते थे। तो वो आग मतलब दबी पड़ी थी और इसके लिए वो भड़क उठी, ये चीज थी। मतलब तभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। एफडीआई और मतलब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या होता है? एफडीआई तब होता है जब एक कंपनी दूसरे देश में जाती है और वहां पे अपना फैक्ट्री वैक्ट्री लगा के बिजनेस करती है। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि भारत की कोई कंपनी है और यहाँ से कुछ शेयर खरीद ले, ठीक है। जैसे आप सोचते हो कि डाबर तो देसी है, पर उसके अंदर क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि दूसरी कंपनी कोई मालिक है, तो आप खाओगे पर उससे कुछ पैसा उसको भी जाएगा, ठीक है। तो उस समय भी मतलब जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, तो वो भी धर्मांतरण के लिए हुआ था। तो जिनको लगता है कि भाई मतलब एफडीआई का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो तब क्या हुआ था? तब तो वही हो रहा था ना, तो तभी वही चीज हो रहा था। और तब वो ईस्ट इंडिया कंपनी सेना क्यों लाई, मतलब सोल्जर्स कैसे लाई थी? उन्होंने क्या बोला भारत के राजाओं कि हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मतलब हमारे इतने सारे उस समय क्या होते फोर्ट होते थे जिस जहाँ के उनसे व्यापारी रहते थे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको अपने सैनिक लाने दो। तो आज भी देखो भारत ने परमिशन दे चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना भारत में आ सकती है, भारत में बेस बना सकती है। तो वो कारण यही देंगे कि हमको प्रोटेक्ट करना है, अपने लोगों को बचाना है, ठीक है। जैसे अमेरिकी सेना का कहाँ कहाँ बेस है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वो अपने देश में तो है पर बाहर के देशों में है, और वो ढोंग यही करती है कि हम लोगों को बचा रहे हैं, पर जैसे भी मतलब वो बचाने अच्छा के अच्छा बहाने आते अमित, हैं और बाद इसमें मैं एक में। पॉइंट। बोलिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ, मैं इसमें एक और कौन बोल पॉइंट रहे ऐड हैं? करना चाहूंगा। हाँ वरुण बोलो। वरुण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तो इसमें क्या है कि धर्मांतरण करने का एक और बड़ा रीजन ये है कि सपोज करो कल को एक बहुत बड़ा वॉर हो गया, मतलब अमेरिका ने कल को पूरा यहाँ पे सरकार का मतलब सरकार को हटा के अपनी सरकार बनाने की कोशिश करी, तो जितने भी लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, हो सकता है वो लोग आने वाली जो सरकार है उसका विरोध ना करें। अब जो हिंदू हैं वो हाँ शायद फाइट करेंगे, नए तरीके का जो सिस्टम आ रहा है वो फाइट करेंगे उसके अगेंस्ट। लेकिन कल को सपोज करो हाँ उन्होंने पूरा पंजाब कन्वर्ट कर दिया, इधर जो आपका मेघालय है ये कन्वर्ट हो गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, उन लोगों को पैसा खिला सकते हैं, भाई आप इस कंट्री को छोड़ो, आप अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड करो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हाँ धर्मांतरण में। जैसे कि आप अगर मेघालय में जाओगे, जी मेघालय में बहुत कन्वर्जन हो चुका है, तो वहां के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंडिया के साथ रहे या ना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म लोगों को जोड़ता है एक दूसरे के साथ। अगर सब हिंदू हैं, सारे स्टेट हिंदू है, तो वो इंडिया बन के रहना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई एक स्टेट हिंदू नहीं है, उसमें एक क्रिश्चियन ज्यादा हो गए मेजोरिटी, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंडिया के साथ जुड़ के रहे या ना रहे। तो उस टाइम पे वॉर के टाइम में क्या होगा कि ये जो लोग कन्वर्ट होते हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं, और ये विद्रोह नहीं करेंगे सेना के खिलाफ या जो नया सिस्टम आ रहा है। लेकिन अगर कन्वर्जन नहीं होता है तो फिर लोगों को नए सिस्टम के लिए रेडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है कि एफडीआई के साथ साथ जो कन्वर्जन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। इसमें मेघालय और ये जितने भी सीमावर्ती स्टेट है उनको बहुत बड़ा कन्वर्जन वहां पे हो रहा है, और कल को इनको इंडिया से अलग करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये लोग धर्म के हिसाब से, मतलब कल को एक मिशनरी आएगी वहां पे, कहेगी ठीक है भाई हमारी आर्मी भी इसी धर्म की है, आप भी इसी धर्म के हो, तो आप इंडिया को छोड़ दो, या फिर आप विद्रोह मत करो, या फिर उन्हें देश से कोई मतलब नहीं रहेगा, उनका एक अलग अलग एजेंडा हो जाएगा। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है कन्वर्जन करने। अमित मेरा हो गया है, अच्छा। आप करो कंटिन्यू। एक अच्छा, हाँ, एक सेकंड, अच्छा मैं पुनीत अच्छा बात एक कर रहा ये हूँ। जो हाँ पुनीत पुनीत। जी, आपका हेलो। क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं यहाँ पे मेघालय वाला जो सिचुएशन है उसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं हाँ जी एक्चुअली बोलिए। साढ़े साढ़े 3 साल मेघालय में रह के आया हूँ, ठीक है जी। तो उसमें ये जो बता रहे हैं कि मिशनरीज ने बहुत सारा कन्वर्जन किया हुआ है, वो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ये जो है कि वो
उनके इंडिया के अगेंस्ट चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे इवन मैं एक गांव में भी गया था, उनके जो लोकल गीत है उन्होंने उसमें इवन इंदिरा गांधी का नाम से और उन्होंने गीत जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो वेरी मच पेट्रियोटिक। ओनली थिंग इज कि जब बाहर से एक बार पोप आने थे यहाँ पे इंडिया में, तो उस टाइम पे मोदी सरकार ने यहाँ पे मना किया कि वो नहीं आने देंगे, आपको यदि याद हो तो उस टाइम पे जरूर उन्होंने उनको बुरा लगा कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि वो उनके धर्म लीडर हैं और वो उनको मना कर रही है आने के लिए। मेरा तो मेरा कहने का अच्छा मेरा कहने का मतलब अच्छा, इस पॉइंट को बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं हाँ। पहले ये स्लाइड खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये पुनीत पॉइंट पुनीत जी, आपका ये पॉइंट है, हम ले लेंगे और इस पे कुछ बात भी और करनी है, पर एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी जी। हाँ, तो अभी खदानों पर जो प्रत्यक्ष और परोक्ष कब्जा है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखिए, जितने भी मिनरल्स है इसको दो तरीके से एमएनसी कब्जा करते हैं। दो तरीके से मतलब क्या, एक तो है कि डायरेक्ट वो कंपनी आएगी और उधर से वहां से मिनरल निकालने का राइट जो है सरकार उनको दे देगी बहुत ही सस्ते भाव में। मतलब 1 kg जो है हेमाटाइट या फिर मैग्नेटाइट होता है, जो लोहे का ओर, वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत जितनी है उससे भी कम रेट में वो दे देगी उसको। तो वो होता है प्रत्यक्ष कब्जा। परोक्ष कब्जा क्या होता है? परोक्ष कब्जा, मान लो जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है, या फिर मान लो जितने एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, ये मतलब उसके लिए, तो वो चलाने के लिए टेक्नोलॉजी, अगर मतलब वो रिएक्टर या फिर उसके पार्ट या फिर रिफाइनरी के पार्ट वगैरह सब कुछ, वो अगर हमारे पास बनाने की क्षमता नहीं है, भारतीय कंपनियां बना नहीं रही हैं, तो वो डिपेंडेंट है फॉरेन कंपनीज के ऊपर। तो वो अपना तेल निकालने के लिए ही वो उसमें शेयर ले लेंगी कि भाई ठीक है, रिलायंस को राइट दे दिया कि कहीं पे बॉम्बे है या कहीं पे ऐसे तेल निकालने के लिए, पर रिलायंस क्या करेगी, देर सवेर धीरे धीरे क्या, मतलब देर सवेर या फिर बिगिनिंग से ही वो कोई फॉरेन कंपनी को अपना पार्टनर बना देगी, ताकि वो रिफाइनरी सेट करने के लिए वो मशीनें ला सकें। तो इस तरह से वो परोक्ष रूप से भी, लेकिन उसके ऊपर ही उनका कब्जा है। तो ये दो तरह के कब्जे होते हैं। अभी जो है सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। ये छोटे बदलाव मैंने क्यों लिखे हैं हमने क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये चीज जो है वो करना आसान है, एक ही झटके में हो जाएगा। पर ये ये भी जो बड़े बदलाव हैं, ये भी एक ही झटके में हो जाएगा गैजेट में छापने से। पर ये बड़े बदलाव इसलिए हैं क्योंकि इनको लाना मुश्किल है, इसके लिए ज्यादा दबाव चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है छोटे बदलाव, वो है कि भारत सरकार को रुपयों के बदले विदेशी मुद्रा देने का वादा नहीं करेगी। तो अभी जो सिस्टम क्या है कि जो है रिपेट्रिएशन क्राइसिस, वो क्या है कि मान लो $1000 भारत में आता है, ठीक है, $1000 आया। अब आप एक काम करना कि कोई अगर आपका दोस्त बाहर से डॉलर लेके आया हो, उससे $1 लेके जाना और चाय की दुकान में देना, बोलना मुझे चाय दो, तो वो नहीं देगा आपको, ठीक है। अगर आपको एक फैक्ट्री बनानी है और आपके पास $1000 है, तो आप फैक्ट्री नहीं बना सकते, क्योंकि आप ना रॉड खरीद सकोगे, ना लेबर को पेमेंट कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डॉलर को लेके आपको उसको रुपए लाने होंगे। तो ठीक है, $1000 का $70000 बन गया आपका। $70000 से आपने जो पेमेंट करना है किया, वगैरह किया, फैक्ट्री चलाई और आपकी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मान लो अभी आपका डबल हो गया। तो डबल हो गया, तब आप एक दिन डिसाइड करते हो कि भाई ठीक है, हो गया, अभी मेरे को ये सारा पैसा जो है डॉलर में बदल देना है। तो आप क्या करोगे, भारत सरकार के पास फिर से जाओगे और उसका वो सारे पैसे दे दोगे और बोलोगे कि मेरे को मतलब उसके डॉलर दो। तो ये डॉलर भारत सरकार लाएगी कहाँ से? नहीं ला पाएगी। तो इसके लिए भारत सरकार को क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और वो कर्ज का भार आम भारतीय के ऊपर पड़ेगा, जिन्होंने शायद वो, मतलब मान लो भारत में एप्पल की फैक्ट्री लगती है और एप्पल जो है वो प्रॉफिट कमाता है, कमा के और उसको रिपेट्रिएट करने के लिए भारत सरकार कर्जा लेती है। तो वो कर्ज का भार उस आदमी के ऊपर भी आता है भारत में, जिसने कि कभी जिंदगी में एप्पल का फोन नहीं खरीदा, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है। तो इसका सोल्यूशन, सीधा सरल सोल्यूशन है कि भारत सरकार ये कर दे। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हर तरह की बिजनेस, हर तरह की विदेशी कंपनी को भारत से भगा दो, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हम भी तो भारत में बाहर विदेश में जाके बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इंडियन कंपनी बाहर नहीं जा पाएगी। हम ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार ये वादा करना छोड़ दे कि वो जो है वो डॉलर के बदले रुपए देगी। तो आपके दिमाग में शायद क्वेश्चन आएगा, भाई तो फिर वो डॉलर का एक्सचेंज कैसे होगा? तो अगर आपने किसी ने सच में डॉलर और रुपए का एक्सचेंज किया होगा तो देखना बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं
मतलब करेंसी एक्सचेंज शॉप्स होते हैं, वो प्राइवेट एजेंसी होती है, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। तो मार्केट से वो लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, पर भारत सरकार ऐसा कोई वादा नहीं करेगी। जब बड़े स्तर पे ये चीज होता है तो वो एक्सचेंज हो नहीं पाता है, और उनको क्या करना पड़ता है कि जिस देश में उन्होंने कुछ भी बिजनेस किया उसी देश से कुछ सामान खरीदना पड़ता है। इससे क्या है कि फेयर ट्रेड होगा, मतलब उन्होंने अगर इस देश में कुछ बेचा तो यहाँ से भी कुछ उनको खरीद के वो सामान लेके जाना पड़ेगा, और अपने देश में बेच के उसको फिर डॉलर कमाना पड़ेगा। तो तभी जो है अमित जी भारत और चीन का एक बार बता दीजिए, वो चीन ऐसे ही करता है, वो भी साथ साथ में बता दीजिए। जी, तो मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई चीन में भी एफडीआई है। तो चीन ने इस तरह का कंडीशन डाल रखा है कि आप फॉरेन कंपनी चाइना में जा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, पर वहाँ की सरकार जो है वो वादा नहीं करती कि वो कि आपको डॉलर के मतलब युआन के बदले आपको डॉलर दे दिए जाएंगे, सरकार नहीं देगी, आप मार्केट से उठाओ। तो मार्केट में से इतने डॉलर इतने एक्सचेंज कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो कंपनीज होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ चाइनीज गुड्स प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं उनकी कंट्री में और उनको बेचते हैं इन रिटर्न। तो उससे क्या है कि उनका जो डॉलर कन्वर्शन होता है, इससे दो पार्टियों को फायदा होता है। और मतलब जो ट्रेड है, व्यापार है, तभी सक्सेसफुल है जब दोनों पार्टियों से कुछ बिजनेस चले, मतलब ये भी आप भी कुछ लो और उनको भी कुछ मिले। इससे क्या होता है, सिर्फ ट्रेड डेफिसिट पैदा होता है और कर्ज बढ़ता है देश का, और धीरे धीरे जो है वो सरकार, दूसरे सरकार को बहाना मिलता है कि भाई आप ये डॉलर दो वरना आप मेरे को, मतलब वो धीरे धीरे राजनीतिक प्रेशर बनाते हैं कि आप अपने जमीन पर, आपके खदान पर कब्जा दो। ठीक है, तो पहला तो ये सिंपल है। हेलो, नहीं वो स्लाइड दिखाएंगे आप? हेलो। हाँ सचिन, हाँ सचिन मैम एक क्वेश्चन है, जैसे सर बोल रहे हैं कि सचिन सचिन आई एम सॉरी, मैं आपको ना बीच में रोकना नहीं चाहती। हम क्वेश्चंस ना एंड में ले रहे हैं, इसको एक बार कंप्लीट कर लें, फिर सारे क्वेश्चंस आप पूछ लीजिएगा। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी अमित जी बताइए। अमित जी नहीं वो स्लाइड दिखाइए। हाँ 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 नहीं वो नहीं, वो जो लास्ट वाला जिसमें सोल्यूशन। हाँ 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 आगे अमित जी आपके सामने। हाँ तो ये हाँ तो सेकंड ये है कि संपूर्ण भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों का चिन्ह, मतलब ये क्या है कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक टैग है, तो उसी तरह का भारत सरकार को एक कंपनी की कैटेगरी बनानी चाहिए कि जो है संपूर्ण भारतीय कंपनी, जिससे क्या है कि उसमें हर अगर एक कंपनी के सारे स्टॉक होल्डर भारतीय हैं, उसमें कोई भी मतलब उसमें रूल ही ऐसा है कि कोई विदेशी इसके स्टॉक नहीं खरीद सकता या फिर पार्टनर नहीं बन सकता, तो उस कंपनी को संपूर्ण भारतीय कंपनी माना जाएगा। तो ये टैग रहेगा। तो आपको अभी मार्केट में जाके आप एक अगर स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो आपको कैसे पता है कि ये कंपनी 100% स्वदेशी है कि नहीं, क्योंकि उसमें विदेशी स्टॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको मतलब गूगल करोगे या फिर ये करके निकालोगे, या फिर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया होगा कि ये जो जैसे जूम को चाइना की कंपनी बना देते हैं। ठीक है, तो वैसे कुछ भी आप ये होगा, पर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कुछ एक चिन्हट नहीं है कि कौन सा एक्चुअली में स्वदेशी है, कौन सा विदेशी है। तो हम चाहते हैं कि एक चिन्ह बने, मतलब एक कंपनी कैटेगराइज किया जाए गवर्नमेंट द्वारा कि संपूर्ण भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी। तो उसमें क्या है कि सारे पार्टनर और जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो सिर्फ भारतीय होंगे। तो इससे जो है जो सिर्फ स्वदेशी कंपनी से खरीदना चाहता है खरीद सकता है। अब और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो संपूर्ण भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों को हथियार बनाने का अधिकार, भारत में अभी जो है हथियार बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई भारत में तो टेक्नोलॉजी नहीं है, पर पहले तो चांस तो दिया जाए बनाने को उनको, तभी तो पता चलेगा कि वो हथियार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। क्योंकि भारत जो है वो सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है और हम हथियार के लिए डिपेंडेंट हैं विदेश के ऊपर। तो इससे जो है मतलब युद्ध का खतरा बढ़ जाता है कि युद्ध के समय हमको हथियार नहीं मिलेंगे या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो हम मतलब मुसीबत में होंगे। तो इससे जो संपूर्ण भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां हैं उनको ये अधिकार दिया जाए कि वो भारत में हथियार बनाना शुरू करें। और चौथा ये है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। जी अमित जी हाँ अमित जी इस पॉइंट को थोड़ा सा और इलाबोरेट कीजिए कि युद्ध के समय एफडीआई से जो हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं हथियारों को। तो हाँ थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए। अगर उसको तो इसका अगर डायरेक्ट उदाहरण दिया जाए तो कारगिल का वॉर, तो कारगिल का वॉर अगर आप लोगों ने मतलब ठीक से अनुध्यान किया होगा तो वो पाकिस्तान की सेना पहाड़ के ऊपर थी और भारत को युद्ध करना था।
तो उनको हटाने का बहुत आसान रास्ता था, जिससे कि कम सैनिक मरते और युद्ध कम दिन चलता, कि वो जो पहाड़ के ऊपर हैं उनके ऊपर बमबारी की जाए, ठीक है। तो लेकिन भारत के पास लेजर गाइडेड मिसाइल नहीं थे, जिससे कि मतलब उनको देखने के लिए कि वो उनका बंकर किधर है, उसके लिए प्लेन को थोड़ा लो फ्लाइट लेना पड़ेगा ताकि उसकी कैमरे से कैप्चर हो सके, और अगर वो लो जाएंगे वो लोग मार के गिरा देते थे, ठीक है। तो उनको अगर बहुत हाइट से उस पर बम गिराना है तो लेजर गाइडेड बम चाहिए। और दूसरी चीज कि तोपें चाहिए, बोफोर्स की तोप। तो हमारे पास इतनी तोपें नहीं है कि हम हर समय हर जगह तैनात करके रख सकें, तो इसीलिए जो है वो तोपों का वहां तक मूवमेंट करने के लिए समय लगा, और उस समय तक बहुत सारे, और हमारे पास ड्रोन भी नहीं थे, जिससे कि हमको, जैसे पहली टुकड़ी जो गई, जब खबर आई कि पहली टुकड़ी जो है वो वापस नहीं आई, तो हमको पता लगाने के लिए कि वहां पे क्या हुआ है, फिर से सैन्य भेजे गए और वो फिर से मरे। तो हमारे पास अगर ड्रोन होते तो हम ऐसे ही देख सकते कि भाई वहां पे एक्चुअली में क्या हुआ, और फिर जो है हम लेजर गाइडेड बम के द्वारा उनको मार सकते, पर तब तक नहीं थी और बहुत सारे सैनिक मरे। और भारत ने तभी जीतना शुरू किया जब वो बोफोर्स की तोपें वहां पे जाके लगी, और तोपें मतलब चलाना शुरू हुआ, और बाद में फ्रांस ने लेजर गाइडेड मिसाइल दी, और तभी जाके युद्ध में हमको जीत मिली। जीत मतलब अधूरी ही रही, क्योंकि हमने दूसरों पर निर्भरता से जीता और उसके बदले हमने बहुत सारे शर्त मानने पड़े, ठीक है। तो वो एक अलग चर्चा हो जाएगी, पर मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर हमको समय पर लेजर गाइडेड मिसाइल नहीं मिलती, और बोफोर्स के, देखो बोफोर्स के जो गोले होते हैं वो भी हम नहीं बनाते, वो भी इंपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने समय पर वो बोफोर्स के गोले भी दिए, इसीलिए हम जीत पाए। तो अगर वो नहीं देते तो हम जीत नहीं पाते, और भी सैनिक मरते हमारे। तो ये है कि अगर मतलब हम अपने देश में जो हथियार, संचार के उपकरण वो सब नहीं बनाएंगे, तो युद्ध के समय विदेशी कंपनी इनके दाम बहुत बढ़ा देगी, या फिर ऐसी शर्तें रखने लगेगी जिससे कि हम युद्ध जीत कर भी हार जाएं, ठीक है। जैसे कि अभी भी कारगिल का एक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो एक्चुअल नाम नहीं याद आ रहा है, पर वो पाकिस्तान के कब्जे में है। और कारगिल का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि भारत वो को मतलब 0.5653 है, 0.5353। हाँ, तो ये होता है कि मतलब युद्ध, अगर आप मतलब खुद से हथियार नहीं बनाते तो युद्ध के समय इस तरह का खतरा आपको है कि आप जीत कर भी हार जाओगे, ठीक है। तो ये है। और चौथा पॉइंट जो है वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पर आयात कर वृद्धि। मतलब क्या है कि जो अगर हम मान लीजिए कि एक फोन है जो कि मैं डायरेक्ट ला रहा हूँ और वो इंपोर्ट करके डायरेक्ट आ जा रहा है, तो इससे क्या है कि लोकल जो बनाने वाले हैं, मतलब लोकल प्रोडक्शन इससे हैम्पर होता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए कि टोटल जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के बदले एटलीस्ट वो पार्ट्स आए और यहाँ पे बनाया जाए, तो टोटल जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर हम आयात कर बढ़ा देंगे, तो इसमें लोग क्या है कि यहाँ से वो पार्ट लाकर यहाँ पे एटलीस्ट कुछ इंडस्ट्री इसमें लग जाएगी कि वो असेंबली में इंडस्ट्री लग जाएगी। और सेकंड लेवल पे हम, और जैसे कि आप पहले स्तर पे हम मान सकते हैं कि वो टीवी जो है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, सेकंड स्तर पे हम मान सकते हैं कि उसके अंदर कोई मदरबोर्ड है वो भी मैन्युफैक्चर्ड है, तो वो मदरबोर्ड भी इंडिया में ही बना। तीसरे चरण में हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई जो चिप है वो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ही चिप बनाओ। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम ऐसा बढ़ सकते हैं कि सब चीजें इधर बनाओ। तो ये है छोटे बदलाव, ठीक है। बड़े बदलाव जो है धन वापसी पासबुक, जूरी कोर्ट और रिक्त भूमि कर। धन वापसी पासबुक वो कानून है जिससे जो है जितने भी मिनरल्स हैं उसकी रॉयल्टी भारतीय नागरिकों के खाते में डायरेक्ट जाएगी। तो इससे क्या होगा, लोग चाहेंगे कि जो मिनरल्स हैं उसकी ज्यादा रॉयल्टी उनके पास है, एटलीस्ट मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रॉयल्टी मिलती है जिस भी चीज की, ज्यादा से ज्यादा आए उनके पास पैसा। तो इससे जो है सरकार ऐसे किसी को थोक के मतलब सस्ते में बेच देती है मिनरल्स, वो नहीं बेच पाएगी। जूरी कोर्ट और रिक्त भूमि कर, ये रिक्त भूमि कर इसलिए चाहिए कि भारत में जमीनों के दाम कम हो, इसलिए चाहिए ताकि, और जूरी कोर्ट इसलिए चाहिए ताकि भारत में अदालत और जो सरकारी कर्मचारियों के हरासमेंट ना हो, वरना भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मतलब हम अल्टीमेटली कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे जिसकी सच में इंटरनेशनल मार्केट में कीमत हो, ठीक है। तो इसीलिए हम ये सब ऊपर में जो बदलाव दिए गए हैं वो सब करके हम रोक तो देंगे, पर हम एक्चुअल में वो चीजें बना नहीं पाएंगे।
तो इसलिए ये कानून होने जरूरी हैं ताकि हम एक्चुअल में हमारा मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़े और हमारे प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़े और हम सच में आत्मनिर्भर बने। तो हाँ, बस इतना ही है। ठीक है, और कुछ? ठीक है अमित जी आपका तो अभी धन्यवाद। अभी हम हाँ सवाल। हाँ हाँ जी, अमित जी सवाल ले रहे हैं। तो हाँ। अमित जी, सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एक करके आप अपने सवाल पूछना शुरू कीजिए। पूरी पीपीटी में कहीं पर भी या पूरे कहीं किसी भी डिस्कशन में आपको जो आसपास के सवाल हैं आप सब पूछ सकते हैं। तो एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले हम अच्छा, सचिन। पुनीत जी ने पहले से हाँ पुनीत जी ने पहले पूछा था कुछ। हाँ। हाँ, तो वरुण उसका कुछ कह रहे थे। वरुण, आप बता दीजिए। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100% करेंगे, पर चांसेस हैं। अगर आप ऐसे कन्वर्जन होएगा, वैसे ही यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, तो कल को किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े कराना बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेघालय में भी एक शिव पिंड मिला है वहां पे, तो वहां पे वो जो लोकल लोग हैं वो वहां पे उसकी पूजा करने से मना कर रहे हैं। तो इस तरीके से लड़ाई झगड़े कराए जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में ये लोग मतलब अलग स्टेट की डिमांड करने लगे। इस तरह की चीजें हो सकती हैं, गारंटी नहीं है होंगी, लेकिन वो एक मतलब साइड इफेक्ट है उसका, वो हो सकता है। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ सचिन, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका प्रश्न था। जी जी मैम, मैं ये कह रहा था कि सर ने एक बात बोली कि हमें मतलब जैसे कोई यहाँ पे अपना एफडीआई सेटल करता है, उसके बाद अगर हम उनको डॉलर न दे के हम उनको रुपए में वो करें कि दे उनको बेनिफिट जैसे भी है, तो उसके बाद क्या फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आएंगी अगर हम रुपए में उनको देंगे? नहीं, समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन क्या है, तो फिर से बोलिए। जैसे सर आप बोल रहे थे ना, मैं जैसे आप कि हमें मतलब जो कोई भारी आती है उनको होता है, सचिन, अगर आप हम अपना सचिन अपने जो जी जी सचिन, आपकी आवाज कट आपका रही वॉइस है। बहुत कट रहा है। हाँ, वरुण एक सेकंड, हाँ आप रिपीट कर लो। और सचिन, आप अपना क्वेश्चन ना इनका चैट क्वेश्चन में ये भी है लिख दो। कि अगर इंडिया में हम ठीक है कंपनियों को ये कहेंगे कि भाई हम आपको डॉलर में प्रॉफिट नहीं देंगे और कंडीशंस लगाएंगे, तो क्या कंपनियां इंडिया में आएंगी या नहीं आएंगी? इनका क्वेश्चन ये। हाँ, यही मेरा तो क्वेश्चन है। हाँ, तो वो कंपनी के ऊपर है, वो आएंगी कि नहीं आएंगी उनके ऊपर है। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। पर आप खुद ये बताओ कि आप बोल रहे हो कि भारत सरकार डॉलर दे, पर कहाँ से लाए वो डॉलर? तो आप क्या बोल रहे हो, इनडायरेक्टली भारत सरकार को बोल रहे हो कि कर्ज करो ताकि मैं मतलब भारत, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं भाई कैसे भी करके विदेशी कंपनी को बाहर लाओ, तो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि भाई ठीक है, आप नहीं वर्ल्ड नहीं बैंक सर, से कर्ज करो और मैं एप्पल का फोन। हाँ, सचिन, आप नहीं बोलिए। बोल रहे हो, वो एक मैं एग्जाम्पल दे बोलूं? रहे हैं। आप नहीं नहीं बोल नहीं, रहे मैं हो, वो एक एग्जाम्पल दे हाँ, रहे हैं। ये जी जी एग्जाम्पल जी जो है कि देखिए, ये एक ऐसा चीज है कि हम चाहते हैं कि एप्पल का फोन लेंगे और उसके जी कर्ज जी का भार आम भारतीय के ऊपर पड़े जो गांव में बैठा है। तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना कि हम दे। आप भले मतलब अगर हम चाहते, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई कोई एप्पल का फोन ले, मना नहीं कर रहे हैं, वो ले। पर जी अगर अगर एप्पल जो है वो भारत सरकार के ऊपर जाके नहीं बोले कि भाई मुझे इतने रुपए आए तो इसको डॉलर करके दो। भाई आप फॉरेक्स एक्सचेंज सचिन जाओ और सचिन फॉरेक्स सचिन एक्सचेंज की इसमें मैं, हेलो हेलो जी जी सर, सचिन, जी जब सर, तक कोई कंपनी जब तक प्रॉफिट कमा रही है ना, वो आएगी इंडिया में। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी कंपनी को प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, लेकिन वो अपनी शर्तें भी रख रही है। ऐसा नहीं है कंपनियां बाद में नहीं आएंगी, बाद में भी आएंगी और बाद में उन्हें प्रॉफिट भी होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो देश हैं वो हमारे देश की जो सरकार है उसको ब्लैकमेल करते हैं हथियारों के को लेकर, या फिर वो पाकिस्तान से टेररिस्ट भेज देते हैं या चाइना के थ्रू। वो इस तरीके से हमारी सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, जिससे जो वहां की कंपनियां हैं वो हमारी सरकार से अपनी बातें मनवाते हैं कि हमें तो डॉलर में चाहिएगा, या हमें आपकी माइंस चाहिए, या हमें गोल्ड चाहिएगा। तो अगर हम लोग विरोध करेंगे, सारी जनता मिलकर विरोध करेगी, सारे के सारे लोग मिलकर विरोध करेंगे और देश के प्रधानमंत्री को कहेंगे जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम डॉलर में नहीं देंगे, तो उसके बाद भी कंपनियां आएंगी, उनका प्रॉफिट कम होगा, जी वो बात अलग है। लेकिन जब तक उनका प्रॉफिट होगा, हर कंपनी आएगी, हर कंपनी को पैसा कमाना है, उनको पैसा मिल रहा जैसे है। अभी उन्हें ज्यादा जैसे पैसा मिल रहा है तो इसलिए आ रही है, लेकिन वो बाद में भी आएंगी वो। जैसे चाइना में जी तो जी कंपनियां गई, चाइना में तो गई ना। चाइना में जैसे एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना में, तो लोगों ने एप्पल ने कैसे वहां पर इन्वेस्ट किया? तो चाइना में तो शर्त रखी हुई है कि मैं तो डॉलर में ही सर, दूंगा। अच्छा, जैसे हम इसमें पूरे जैसे सर जैसे
एक और क्वेश्चन है सर, जैसे हमारा पूरा वर्ल्ड लेवल पे हम मतलब जो कंपनी यहाँ पे आती है उनको सबको डॉलर में ही पैसा देना होता है सर, जी जैसे ज्यादातर चाइना। हाँ जी जी ज्यादातर सचिन, कंपनियां हाँ, डॉलर, ज्यादातर ज्यादातर कंपनियां कंपनियां डॉलर में ही पैसा, और डॉलर में ही इवन पैसा चाहती हैं। इवन सरकार ये भी इंश्योर करती है कि अगर हम डॉलर नहीं दे पाए तो हम आपको गोल्ड है हमारे पास और चीजें है, वो इस तरह की चीजें भी सरकार उन कंपनियों को बताती है। हाँ, वरुण मैं बस जी यहाँ जी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। सचिन, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने हथियार नहीं बनाते। तो जो देश अपने, चाइना ऐसा अपनी शर्तें रख पाया क्योंकि उसने तब जब उसके वहां तक एफडीआई गई थी तब तक उसने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे और बहुत हथियार बनाना शुरू कर दिए थे, जिसके पास आज डॉलर में हर जगह एक्सेप्टेंस ही इसलिए क्योंकि वो वर्ल्ड पावर है हथियारों में। जो ये एक बहुत छोटी सी बात है जो हमें समझ नहीं आती कि जिस देश में हथियार ज्यादा बनेंगे वही देश बाकियों पे अपना रौब जमाएगा बस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसी तो के पास भी है एक तो जी जी हाँ हाँ मेरा बताइए एक और बताइए। क्वेश्चन है मैम। तो हाँ बोलिए। मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट यहाँ मेड इन इंडिया की मतलब यहाँ इंडिया में ही क्यों नहीं बनाती मैम हथियार जो भी है, ये बाहर से ही क्यों इम्पोर्ट होता है? क्यों नहीं, बाहर से क्यों इंपोर्ट होता है? देखो पहली बात है कि भारत में हथियार बनाने का लाइसेंस किसी को नहीं मिलता कि आप हथियार नहीं बना सकते, ठीक है। और तो अमित, इनका दूसरा इनका वो क्वेश्चन क्यों ये तो बना है, के इनका क्वेश्चन ये, अमित इनका क्वेश्चन ये है कि लाइसेंस लाइसेंस क्यों नहीं दे रही है सरकार, ऐसे कानून क्यों नहीं बना रही हाँ है हाँ, मतलब ताकि यहाँ डायरेक्ट पे डायरेक्ट लोकल क्वेश्चन कंपनीज मेरा बने? यही इनका था। क्वेश्चन ये है, इनका क्वेश्चन ये है। वो तो समझ के बाहर है। वो लोग बोलते हैं कि भारत में सचिन, हिंसा हो उसका जाएगी आंसर मेरे हथियार पास है, बनाएंगे मैं तो उसका भारत आंसर में। दूंगा कि अभी जो भी जी जी सर। देश में हमारे प्रधानमंत्री या मंत्री बनते हैं, इनको बनाने में बहुत बड़ा रोल पेड मीडिया का रहता है और कोर्ट का रहता है। ठीक है, पेड मीडिया यस। बहुत एडवर्टाइजमेंट करती है लोगों का और उस वजह से लोग सीएम और पीएम बनते हैं। अरविंद केजरीवाल उसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि कैसे वो सीएम बनाए 2 साल के अंदर। दूसरा है कोर्ट। कोर्ट क्या करते हैं कि कोई अगर अच्छा सीएम है और वो अच्छे काम कर रहा है तो उस पे वो उल्टे सीधे केस लगा के उसको जो है मतलब ब्लैकमेल करते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के एक सीएम थे, मतलब उनको ब्लैकमेल किया गया और उन्होंने सुसाइड कर ली। और सुसाइड में उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की लड़की ने उनसे 80 करोड़ की डिमांड करी केस को बंद कराने के लिए। तो ये 2 चीज है, पेड मीडिया और कोर्ट, वो हमारे जो पॉलिटिशियन है उनको कंट्रोल करते हैं। तो इन दोनों चीजों को ठीक करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमारे पास जहाँ पे सारी देश की जनता बता सके अपने देश के पीएम को कि भाई हम आपको पीएम बनाना चाहते हैं, आपको डायरेक्टली हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, इसका आपको आज। हेलो। सर, इसका तो सीधा मतलब है ना कि पेड मीडिया सच्चाई को छुपाती है। हाँ, नहीं, उसका मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। अगर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे लोग डायरेक्टली ये बता सके कि हाँ हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, आपको जो करना है करो, हम आपको हटने नहीं देंगे, आपको ही वोट मिलेगा। अभी नरेंद्र मोदी जी को भी पता नहीं है ना। सपोज करो आप नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हो, आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, तो उनको भी पता नहीं है कल को चैनल वाले उनके बारे में क्या दिखा देंगे, कल को कोर्ट उनके बारे में क्या केस फेल देगा किसी भी तरह का। तो उस केस में नरेंद्र मोदी क्या है, हम लोगों को छोड़ के उसको लगता है कि पेड मीडिया के साथ उसको हाथ मिलाना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा सिक्योर लग रहा है। वो सिटीजन के साथ हाथ नहीं मिला पा रहा है क्योंकि उसको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ सिटीजन बता सके कि हाँ भाई ये जो नेता है ये अच्छा है या फिर ये कानून आना चाहिए। तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम डायरेक्टली इस देश के सीएम पीएम को बता सके कि भाई हम आपको पीएम बनाना चाहते हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। अभी क्या पेड मीडिया ने वो सारी चीजें खत्म कर रखी हैं, तो हमें ऐसे सिस्टम पे काम करनी पड़ेगी, तभी ये हो सकता है। ये जो आप कह रहे हो कि ये जो कानून है इस तरह के बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा। हाँ, तो एक और वरुण चीज मैं बीच इसमें में मैं बस, यहाँ पे थैंक यू। हाँ जी, बस मैं हाँ एक चीज बोलिए। इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि वरुण ने जो कहा एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, तो वो सिस्टम जो हम प्रपोज करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर। यानी एक ऐसा प्रोसीजर जहाँ पर कोई भी भारतीय जाके अपनी कोई कंप्लेंट डाल सके और उसको बाकी के भारतीय पढ़ सके, अपना उस पर मत दे सके कि हाँ मुझे भी ये कंप्लेंट है, और वो कंप्लेंट डायरेक्टली प्रधानमंत्री देख पाए। कंप्लेंट है, सुझाव है, कुछ भी है, अभी हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कुछ है तो ही नहीं। इसमें मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा। पिछले पिछले 10 साल में, पिछले 10-15 साल में जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनका जो डिपेंडेंस है पेड मीडिया पे बहुत बढ़ गया है। जैसे जैसे सोशल मीडिया आ रहा है, पेड मीडिया आ रहा है, नए नए चैनल आ रहे हैं, तो उनका डायरेक्टली डिपेंडेंस पेड मीडिया पे बहुत बढ़ चुका है। अगर आप 20 साल पहले देखेंगे तो पेड मीडिया इतना डोमिनेट नहीं करती थी। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियन है वो डायरेक्टली जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जुड़ी रहती थी, उन पर डिपेंड करती थी, तो उन्हें एक्टिविस्ट को खुश करना पड़ता था। लेकिन अभी उन्हें किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, उन्हें डायरेक्टली पेड मीडिया के साथ उनकी अगर सांठगांठ है तो वो पूरे देश का माहौल चेंज कर सकते हैं। और वो पेड मीडिया का कारण भी एफडीआई है,
जो कि मीडिया के सेक्टर में जितनी भी एफडीआई है और बाहर की कंपनी यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ जी बताइए। अभी कोई और कुछ पूछ रहा था? हेलो। बीच हाँ में जी, किस मैं ये कह रहा था कि जैसे हथियार क्यों नहीं बनाने देते हैं या क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा हथियारों को लाइसेंस दिया जाता है, तो इसमें यही है कि जितने ज्यादा हथियार बनाए जाएंगे और लोगों को, खासकर लोगों को, यदि वो एक बहुत ही अलग टॉपिक है मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे अमेरिका में हथियार रखने की स्वतंत्रता है, तो लॉकडाउन के विरोध में लोग उतर गए वहां पे सड़कों पे, जो उनको लॉकडाउन नहीं चाहिए था। तो एक सशक्त जनता का या एक सशक्त समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार होना बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जी, और वो नहीं करके और तभी कुछ भी थोपा जा सकता है, लादा जा सकता है। बहुत थोड़े जी से पुलिस वालों की और बहुत छोटी सी सेना के साथ मतलब पूरे देश को दबा के रखा जा सकता है बिना आपका हथियार। नाम क्या, आप अपना नाम बताएंगे? पुनीत जी, मेरा नाम पुनीत। पुनीत बोल रहा हूँ। ओके ओके हाँ ओके। ये सही हाँ पॉइंट है, सही पॉइंट है। हाँ, तो पुनीत जी बस इतना, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल में समझते हैं कि जो हमारे देश में अंग्रेज आए थे वो बिल्कुल थोड़े से थे, और पर उनके पास हथियार थे, और जो भारतीय थे उनके पास हथियार नहीं थे। बिल्कुल आज भी वही हालत है। इसीलिए हम लोग गन लॉ इंडिया प्रपोज करते हैं कि हर सज्जन नागरिक के पास हथियार रखने की अनुमति होनी चाहिए। इस पे हम किसी दिन और बात करेंगे। किसी को और कोई प्रश्न हो तो प्लीज बताएं। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, जो आजकल करंट टॉपिक चल रहा है कि बाइकआउट कीजिए उससे चाइना को फर्क पड़ेगा, या मेक इन इंडिया क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो आप पूछ सकते हैं। मैं पूछूं? हाँ जी, हाँ जी, आप नाम मैम बताइए। अभिषेक नाम है मेरा। हाँ जी जी अभिषेक बताइए। जी। सर ये मैंने पढ़ा था, राहुल जी का एक वीडियो देखा था और उसमें मैंने सर्च भी किया था, काफी सही था कि इंडिया के पास मास प्रोडक्शन के मामले में 8 बिट से ज्यादा प्रोसेसर बना नहीं सकता इंडिया। तो ठीक है ना, इंडिया जो है वो 8 बिट से ज्यादा के प्रोसेसर नहीं बना सकता। मास प्रोडक्शन की बात अगर हम करें, जैसे आज की डेट में चाइना है 64 बिट के प्रोसेसर बना रहा है, वो चिपसेट्स बना रहा है, तो इंडिया नहीं बना सकता। तो ये जो ये मैन्युफैक्चरिंग 1 या 2 दिन में तो नहीं आएगी। तो इसको स्केल अप हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ये यहाँ पे एक इंडिया की कंपनी है बेल, भारत इलेक्ट्रिकल, तो इसको इनिशिएटिव क्यों नहीं देते कि भाई ये भी मोबाइल प्रोसेसर्स के चिप वगैरह भी बनाए, क्योंकि ये गैजेट्स बनाती है। हेलो। नहीं तो नहीं, हेलो, वो तो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं दे रहे ना, सरकार सरकार तरफ पैसा, नेता तरफ क्या पैसा खाते हैं सरकार वाले, बाहर की कंपनियां पैसा खिलाती हैं उन्हें, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं। नहीं देखो नहीं बात आप, क्या है, ये जो, हाँ हाँ मैं आपका क्वेश्चन समझा कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्यों नहीं बढ़ रही है, ठीक है। सर तो डिस्टरबेंस बहुत है, प्लीज आप माइक हिलाइए मत, डिस्टरबेंस बहुत है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। हाँ, हेलो सुनाई दे रहा है अभी? अब सुनाई दे रहा है। हाँ, तो आपका सवाल ये है कि भारत में सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री क्यों नहीं है, ठीक हाँ, ना। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है नहीं, 1980s में थी एक शायद, वो भी बंद हो गई काफी टाइम से, ये मैंने पढ़ा था। हाँ तो हाँ तो आप देखना कि सिर्फ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ही नहीं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी नहीं है, ठीक है। जैसे भारत में मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है, जैसे कि आप देखना कि रिएक्टर बनाना या फिर ये जो हैवी इंजीनियरिंग होता है, हैवी इलेक्ट्रिकल पार्ट, वो सब भी नहीं बनते, क्योंकि ये जो है तभी बन पाते हैं, एक मैन्युफैक्चरर तभी इसको बना पाता है जब जो है वो मतलब छोटे छोटे स्केल के बहुत सारे चीजें बना चुका हो, तब उसमें कैपेबिलिटी और इंजीनियरिंग, मतलब उसके पास इतने इंजीनियर्स, इतने मैन पावर वगैरह आ जाते हैं कि वो अभी बड़ी इंडस्ट्री पे जा सके। और मान लो अभी रिलायंस या फिर टाटा या फिर जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं भारत में, वो अभी कोई भी फैब वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे तो वो डायरेक्ट लॉस जो है वो विदेशी, हाँ, जो डायरेक्ट लॉस जो है वो विदेशी कंपनियों को जाएगा। और अगर लॉस जाएगा, वो यहाँ पे क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जैसे आप अभी वो न्यूज लिंक मुझे नहीं मिल नहीं पा रहा है कि भारत में कुछ एक वो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब बनने वाला था जिसमें आग लग गई, ठीक है। हाँ, 1986 की अगर बात है। आप शायद, हाँ, तो ये क्या है कि आप बनाने, मतलब वो जो है कि ऐसा नहीं कि कल मन किया तो मैंने फैब खोल दिया, ऐसा नहीं, बहुत मुश्किलों के बाद वो बनने जाता है, और जब वो बनने जाता है उसके ऊपर केस आ गया, उसको रोक दिया, ये हो गया वो हो गया, वैसा हो जाता है तो वो बंद पड़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भारत की जो है वो जुडिशियरी और जो है भारत की जो मतलब अफसरशाही है, उसमें घूसखोरी, वो जब तक कम नहीं होगा तब तक ये फैक्ट्रीज बन नहीं पाएंगी। क्योंकि जो भी बड़ा बिजनेसमैन ये सब बनाने की कोशिश करेगा तो वो जो बाहर की कंपनियां हैं उनको दिखने लगे कि ये लोग अगर उस चीज को उधर बनाने लगेंगे, देन हमको एक डायरेक्ट लॉस आएगा, तो बेटर होगा उनको कैसे भी करके उसको रोक दिया जाए। तो वो क्या रास्ता अपनाएंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ के जजेस को घूस देंगे
और यहाँ पे कोई क्राइम करवा देंगे वहाँ पे, और उनको कैसे भी करके वो फैक्ट्री बंद करा देंगे। और वैसे ही हुआ है, इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब होता है। ऐसा नहीं कि ये जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक मतलब ठीक पॉइंट नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो हम सोचते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी नहीं है, तो भारत में चलो नहीं है, पर वो है किधर? वो कहीं कोई विदेशी के दिमाग के अंदर है, या फिर भारत के, यहाँ भारत से भी बहुत सारे इंजीनियर्स विदेश चले जाते हैं, उनके दिमाग में है, तो भाई उनको हम हायर कर लेंगे, यहाँ पे पैसा देके इधर भारत में बुला लेंगे और वो काम करेंगे और वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी 2 मिनट में, वो सब कुछ हो जाएगा। पर क्या है कि हाँ, आपने सही बोला कि कल के कल कुछ नहीं हो जाएगा, एक फैक्ट्री बनने में ही कितना समय लग जाता है। तो इतना कुछ करके कोई एक बड़ा फैक्ट्री बनाने जाए और उसके बाद उसने देखा है कि भाई किसी ने भी बनाने की कोशिश की है, उसको 1000 झमेले झेलने पड़े, तो वो क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करने जाए? तो वो नहीं करते। तो जब भारत की जो है वो जुडिशरी और ये सुधर जाएगी, तब ये सब बनने लगी। हाँ नहीं, और ये सर, और अगर ये बनते नहीं है तो ये एक कंपनी है मिधानी हो गई है, मिश्र धातु लिमिटेड, कहते हैं ये रिएक्टर्स पे काम करते हैं, ये भारत फोर्ज, ये सब, ये भारत फोर्ज गन्स कहते हैं, गन्स बनाते हैं। तो इन कंपनी का होने का औचित्य क्या है, मतलब कि लॉजिक क्या है इनके होने का? ये क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया वेपन और जो रिएक्टर्स के पार्ट्स है वो इम्पोर्ट करता है, तो इनका औचित्य क्या होने का? औचित्य क्या है मतलब, ये शायद गवर्नमेंट कंपनीज है। नहीं तो ये तो नाम की कंपनीज हुई ना, नाम की कंपनीज हुई सिर्फ ये तो। अभिषेक, अभी से सिंपल सा तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमारा जो पॉलिटिशियन है और जो हमारे जज हैं वो बाहर की कंपनियां उन्हें कंट्रोल करती है, उन्हें घूस देती है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी बना नहीं पा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है, जो कोर टेक्नोलॉजी है, उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है, जो हमने बताया, जूरी कोड लाने की जरूरत है, और वोट वापसी पासबुक लाने की जरूरत है, टीसीपी लाने की जरूरत है, रिक्त भूमि कर लाने की जरूरत है। उसके बाद तो ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट में ये बोलना चाहूंगा कि एक चीज तो आप समझ लो कि ये जो हैवी इंजीनियरिंग है और ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन है, ये कोई छोटे आदमी के बस की बात नहीं है। ये एक स्मॉल इंडस्ट्री नहीं है, ये एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो भारत में जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब जो बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे अंबानी, अदानी वगैरह वगैरह, तो वो देखते हैं कि उनका फोकस तो ये सब नहीं होता ना कि देश को आत्मनिर्भर बनाओ वगैरह वगैरह। उनका फोकस हर बिजनेसमैन का एक ही चीज फोकस होता है कि प्रॉफिट कैसे ज्यादा होगा, कौन सा बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट आसानी से हो सकता है। तो भारत में 3 ही चीजें चलती हैं। अच्छे, हर बिजनेसमैन बिजनेस करते करते समझ जाता है कि 3 ही चीजें भारत में चलती है। एक है कि रियल एस्टेट, दूसरा है कि माइंस, तीसरा है कि स्कैम। ठीक है, मतलब कैसे भी करके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ये करके लोगों का पैसा खा जाओ, या फिर जमीनें खरीदो। मतलब आप देखना, टाटा वगैरह जो भी हैं, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर कंपनी भी बड़े बड़े, वो कैसे भी करके सस्ते दामों में जमीन खरीदते रहते हैं। वो बोलते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, पर अल्टीमेटली उनका वही होता है, वो बिजनेस कुछ दिन बाद डूब जाता है, वो जमीन उनके कब्जे में आ जाती है, फिर उसको जमीन को बेच के पैसे कमाते हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका एम भारत में वही। किसी और का कोई सवाल है वो पूछ सकता है अभी, कोई और अच्छा सर इसके साथ काफी क्वेश्चन पूछने, अभी तुम म्यूट कर लो खुद को। हाँ, मेरा एक सवाल है कि मेरा नाम संतोष है। हमने शुरू में जो चार्ट देखा था कि चाइना टॉप में है एक्सपोर्ट में, तो वो एक्सपोर्ट क्या चीन की स्थानीय कंपनियों की टोटल एक्सपोर्ट है, या उसमें इंक्लूडिंग अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज भी शामिल है उसमें? चाइना से हट के साउथ, वो ग्राफ मुझे समझ नहीं आता, मतलब वो एक्चुअली वो सोर्स मुझे, हाँ, कुशाग्र वो सभी का है, वो सभी का है। अच्छा, तो इस तरह से वो जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से बहुत सारे मार्जिन तो ऑलरेडी इंटरनली अमेरिका या यूरोप को जाते ही होंगे। नहीं हो सकता है ये यहाँ समझने वाली बात ये, कुशाग्र को बोले, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि चाइना ने मना कर रखा है कि वो उनको डॉलर नहीं देंगे। तो अगर चाइना में कोई अमेरिकी कंपनी जाके वहाँ कुछ प्रोडक्शन करती है और उसे जो है बेचती है अब उस देश के अंदर, तो प्रॉफिट वो जो है उस देश से नहीं कमा रही है। वो जैसे सपोज चाइना ने अमेरिका की एप्पल कंपनी जाके चाइना में मोबाइल फोन बनाती है एप्पल का, और उसे भारत में बेचती है, तो जो भारत में बेच के पैसा कमा रही है वो उसका फायदा अमेरिका अपने देश में ले जा रहा है, ना कि चाइना में बेच के ले जा रहा है। तो इस तरह से चाइना को घाटा नहीं जा रहा है, सिर्फ चाइना को फायदा जा रहा है। एक मिनट, मैं कुछ ऐड करता हूँ इसमें। एक्चुअल में क्या है, चाइना ने कुछ इस तरह की कंडीशन रखी है कि अगर किसी कंपनी को डॉलर चाहिए, ठीक है, जैसे अगर 100 करोड़ डॉलर चाहिए, ठीक है, किसी कंपनी को, तो चाइना बोलता है पहले 100 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट करके आओ, तभी तुमको 100 करोड़ डॉलर देंगे।
और उनकी जो शर्तें हैं चाइना की, मतलब उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो इतने टिपिकल रहते हैं, इतनी बार एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं, मतलब इतना फंसा देते हैं उनको कि वो कंपनी ख्याल ही छोड़ देती है कि यहाँ से हम कुछ ले जा सकते हैं। तो वो जो तो कंपनी है मेरा एक्चुअल में क्या है, जो हाँ मैं बताता हूँ वो क्यों वहां पर कर रही है, जो भी कंपनी अमेरिका वगैरह की, कि अमेरिका वगैरह जो भी देश है वहाँ पे लेबर बहुत महंगा है उनके यहाँ पे, उनका लेबर सस्ता नहीं है। अभी चीन में क्या है, लेबर वगैरह बहुत सस्ता है और चीन जो है बहुत सारी सब्सिडीज देता है इलेक्ट्रिसिटी में, सब कुछ में, तो उनको जो टोटल कॉस्ट होती है, ओवरऑल कॉस्ट उसके प्रोडक्ट की उनको कम पड़ती है। अगर वही चीज वो यूएस में लगाएंगे, ऐसा नहीं कि यूएस में नहीं बना सकते, लेकिन वो उनको बहुत लेबर का कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, तो चीन में ये सब फैसिलिटीज हैं इसलिए वो वहाँ पे करते हैं। ये बात मैं समझता हूँ, बट मेरा सिर्फ ये प्रश्न था कि अगर हम उस ग्राफ को देखें तो हम ये समझ जाएंगे कि अभी तो चाइना टॉप में है और नहीं भी है तो कुछ दिनों में ये अमेरिका को भी ओवरटेक कर जाएगा। लेकिन अगर उस बेनिफिट्स में अगर अमेरिका और यूरोप के कंपनियों के भी बेनिफिट्स शामिल हैं जो कि उस चार्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो बात कुछ और होगी। नहीं, हाँ पर वो बात है। ये कि वो तो वो इसमें जो मेरे ग्राफ हिसाब दिखा से, रहा है। हेलो, एक जना बोलो कोई, हाँ हेलो। हाँ ठीक है बोलो ठीक है, भाई, करो बोलो आप बोल रहा है। करो। हाँ, तो जैसे कुशाग्र ने बताया ना कि भाई वो पैसे अगर अमेरिका की कंपनी चाइना में जाती है, पर वो उससे डॉलर नहीं ले सकती चाइना से, तो अल्टीमेटली वो चाइना का प्रोडक्ट ही उसको लेके आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये जो ग्राफ दिखा रहा है वो चाइना का नेट प्रॉफिट ही दिखा रहा है, जबकि भारत के केस में ऐसा नहीं होगा। हेलो। है ही नहीं। ठीक है ऐसा अभिषेक। ऐसा हो, देखो ऐसा हो सकता है उस ग्राफ में डाटा करेक्ट ना हो, लेकिन ये बात आप, अभिषेक हेलो, एक सेकंड, ये वरुण बात वरुण आप एक इस सेकंड। जगह पता कर सकते हो, चाइना ने काफी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करी है, उनके पास हर तरह का प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये नोटिस करने की है कि चाइना की आर्मी के पास जितना भी हथियार है वो सारा खुद ब खुद बनाते हैं अपने आप। उनको हथियार के लिए किसी और देश के पास जाने की जरूरत नहीं है। कल को अगर उन्हें इंडिया से वॉर करना है या पाकिस्तान से वॉर करना है तो उन्हें अमेरिका के पास जाने की जरूरत नहीं है, फ्रांस के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने खुद बना लिया है। एक और क्वेश्चन है कि कोई अगर ये कहे कि अमेरिकन कंपनी या यूरोपियन कंपनी अगर चाइना से पुल आउट कर लेती है तो चाइना घुटनों पे आ जाएगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि क्यों घुटने पे आ जाएगा? क्यों वो एक कंट्री तभी घुटने पे आएगा जब उसके पास आर्म्स मैन्युफैक्चर मतलब हथियार बनाने की क्षमता नहीं है, और चाइना के पास अपने हथियार बनाने की क्षमता है। चाइना हथियार इंपोर्ट नहीं करता। चाइना हथियार के लिए आप मतलब डिपेंडेंट नहीं है किसी देश के ऊपर, तो वो कैसे घुटनों पर आएगा? तो नहीं, ये ओनली सामरिक नॉट, परिस्थिति में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर बोल रहा हाँ देखिए नहीं देखिए सुनिए, एक्चुअल में क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनियां वहां से निकल जाएंगी, सब कुछ अपना इंस्टॉलेशन हटा लेंगी, सारी फैक्ट्रियां अगर किसी दूसरे शिफ्ट करेंगे तो चाइना। एक्चुअल में इस प्रोसेस में हुआ क्या है, चाइनीज कंपनियों ने इतनी कॉम्पिटेंसी पा ली है कि वो खुद बनाएंगे अपने उसका। अभी क्या हुआ है, ठीक है उसका कुछ लॉस तो होगा कि वहां से अभी जो एक्सपोर्ट होता था तो उसको वो फायदा मिलना बंद हो जाएगा, बट चाइनीज कंपनीज के पास या चाइनीज इंजीनियर्स या चाइनीज उनके पास पूरी कैपेबिलिटी आ गई है। इवन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे उन्होंने बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन उन्होंने खुद बनाई है, उनका टेलीकॉम सेक्टर है, उनका रोड रेलवे सब कुछ जो है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एफडीआई नहीं रखा उन लोगों ने, उन्होंने खुद ही बनाया, सब कुछ चाइनीज नहीं बनाया। तो चाइनीज इंजीनियर, चाइनीज साइंटिस्ट, जो चाइनीज टेक्निकल जो है उनके, या इवन टेक्नीशियन भी हैं, वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो खुद बना लेते हैं। आप एग्जांपल देख लो, एमआई का फोन है जैसे, या जो भी है Xiaomi, आज वो लीड कर रहा है। तो ये उनकी खुद की कैपेबिलिटी है बनाने की। अभी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, इंडियंस वो कैपेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं कि हम, हेलो, हम लोग वो हाँ, मेरे बोलिए। मेरे कैपेबिलिटी हिसाब क्रिएट से नहीं कर पा रहे हैं। पीयूष जी, हम्म। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है। हमारा ये जो आज का टॉपिक है उसमें है कि हम कैसे इंडिया को स्ट्रांग बना सकते हैं और क्या एसेंशियल चीजें हैं जो एक देश के पास होनी चाहिए। हम्म, तो किसी भी देश के लिए हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होना चाहिए, जो और इन्वेस्टमेंट है वो तो बात की बात है, सबसे पहले उसके पास अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हथियार होने चाहिए। अगर किसी देश के पास वो नहीं है तो फिर उसके पास चाहे कुछ भी है, चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे कितनी भी कंपनियां वहां पे आ रखी है, वो सब अभी बेकार नहीं, है। अभी क्या है इसमें वो एक, सर्वाइव इसमें कर जाएगा एक, किसी भी कंडीशन में हाँ survive। इसमें इसमें एक क्या है, अभी
बहुत लोग इस पे भी क्वेश्चन ये करते हैं कि भाई हथियार भी क्या रातों रात बन जाएंगे, हथियार में भी तो टेक्नोलॉजी लगती है। ठीक है, तो अभी ये बात सही है कि नहीं बन सकते, रातों रात कुछ भी नहीं होता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसका अभी एक और है, चिराग और अर्पित है, वो अपना क्वेश्चन पूछने दो। सॉरी जी, पूछिए। चिराग जी आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? मैं पूछ रहा था कि इसमें जो आपने छोटे बदलाव और बड़े बदलाव का बताया है वो कैसे हो सकते हैं, उसमें हमारा कुछ योगदान होगा? हाँ, वो हम आपको एक बार, हाँ, ये जो आपने प्रश्न किया है सर कि आपका क्या योगदान है, वो हम आपको इस पूरे वेबिनार के अंत में पूरा बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है ये प्रश्न इस वेबिनार में आए हर इंसान को पूछना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं इतनी सारी जानकारी को पा लेने के बाद। तो ये मैं हरप्रीत सिंह जी है, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। हरप्रीत सिंह जी, मेरा सवाल ये है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हरप्रीत। हेलो जी, बोलिए। हरप्रीत, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए हरप्रीत, हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ विदेशी टेक्नोलॉजी कैसे हासिल कर सकती है कुछ भी स्वदेशी बनाने के लिए? टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए वहाँ के इंजीनियर्स को यहाँ पे नौकरी दे दो, टेक्नोलॉजी आ जाएगी। हेलो। अच्छा, इसका मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो ये हमारे पास सोलर पैनल है, इसमें जो कोर कंपोनेंट लगा है वो कभी हम इंडिया के पास नहीं था, वो हम बाहर से लेते थे, लेकिन वो हमने अब खुद बना लिया है। और उसके बाद जब हमने खुद बना लिया था वो, और हमने अपना स्टार्ट किया उसे सेल करना, तो WTO ने हम पे बैन लगा दिया था इंडिया पे कि आप इसको सेल नहीं कर सकते हो। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने शायद केस चला वहाँ पे 5 साल 10 साल, उसके बाद शायद हम केस जीत गए हैं, तो हमने वो टेक्नोलॉजी बना ली है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कानून अच्छे करेंगे, सिस्टम अच्छा बनाएंगे, जमीनें सस्ती करेंगे, टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे और अपने जो स्वदेशी बिजनेसमैन है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो सारी टेक्नोलॉजी शायद हम खुद बना लेंगे। और अगर हमें लगता है बाहर से इंजीनियर हायर करने की जरूरत है, तो जर्मनी से हायर कर सकते हैं हम, यूरोप में से इंजीनियर ला सकते हैं, अमेरिका से, पैसे के लिए कोई भी आएगा काम करने। फिलहाल तो हालत ये है कि भारत के इंजीनियर विदेश भाग जा रहे हैं, और भाग इसलिए जा रहे हैं हमारे क्योंकि इंजीनियर भाग जा रहे हैं। हाँ, मतलब भारत में टैलेंट है, वही इंजीनियर बाहर जाते हैं और वही चीजों को बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई विदेशी टेक्नोलॉजी है, उन्हीं के ही दिमाग में है, वो हमारे दिमाग में कैसे आएगी, वो चैलेंज नहीं है। भारत के इंजीनियर को ऑलरेडी वो चीज आता है, समझ में आता है, और वो विदेश जाके काम करते हैं। और कारण सिर्फ इतना नहीं है कि ज्यादा पैसा मिलता है वहाँ पे वो लोग सिक्योर फील करते हैं, वहाँ पे क्राइम कम है, वहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, जो कि भारत में उनको नहीं मिल पाती, और वो इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर हम भारत में ये चीजों को सॉल्व कर दें तो वो फिर से भारत आ जाएंगे और इधर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। सर मैं पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन एक। पूछिए। नाम बताइए। नाम क्या है? मेरा नाम मोहित जैन है, जयपुर से। सर मैं RTR की पोस्ट पढ़ता रहता हूँ, तो आप मुझे ब्रीफ में भी बताओगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि 10-12 पॉइंट है, तो सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, बाकी लोग नहीं पूछ पाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि रिपेट्रिएशन पे आपने बताया, तो मैं अपने कलीग्स को बताता हूँ, तो वो ये पूछते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया को फॉरेन कंपनीज के प्रॉफिट के बदले डॉलर देना पड़ेगा, वो लिखा हुआ कहाँ है? तो आप कभी भी आगे बात बताएं अगर, तो उसका सोर्स दें तो ज्यादा अच्छा है, जिससे मैं उसको शेयर कर सकूं। राहुल भाई बोलते हैं कि ऐसा लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, आप सिर्फ CA से पूछो। अब मैं जिस CA से पूछता हूँ उसको खुद को ही मालूम कि ऐसा कोई नियम है क्या, फिर मुझे वो CA ढूंढना पड़ेगा जिसको मालूम हो। तो उसका सोर्स, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को सोर्स चाहिए, रेफरेंस चाहिए, जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो फटाफट मान जाते हैं। सर दूसरा पॉइंट है कि मॉरिशस ट्रीटी का आपने बताया कि 10% मॉरिशस की कंपनी पे जिसका हेडक्वार्टर होगा उसको देना पड़ेगा, उससे लेंगे तो देना पड़ेगा टैक्स, और इंडिया से ले रहे हो तो 18%। तो उसका भी सोर्स मिसिंग है सर, वो भी एक बार आ जाए तो मोहित आपको मिल जाएगा, मोहित आपको मिल जाएगा। मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं एक एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं वॉलंटियर हूँ, तो मैं खुद ढूंढना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं वॉलंटियर हूँ। और ठीक है नहीं सुनो मोहित, लास्ट टाइम के वेबिनार के बाद तुम्हारे साथ कांटेक्ट ही नहीं हो पाया, ठीक है? तो तुम अगर कैसे भी कांटेक्ट में रहोगे ये सारे सोर्स तुमको मिल जाएंगे, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे नहीं मिले, जो भी आपकी पोस्ट पढ़ता है तो उसको सबको मिल जाए ना रेफरेंस। आपको क्या करना है, सिर्फ लिंक ही तो देना है उसमें,
मैं पर्सनल कांटेक्ट में क्यों आऊं? मैं तो आपकी ये आरटीआर देखो की अब पोस्ट पढ़ता हूँ। नहीं नहीं, अरे पर्सनल में नहीं, ऐसे मैं कह रहे हैं कि अगर आप मैसेज करके रिमाइंड कर दोगे किसी को तो वो पोस्ट बना के डाल देगा भाई, वो पर्सनल में नहीं भेजेगा तुम्हें। अगर तुम एक अच्छा बार ठीक किसी है, को पर्सनल मैसेज लिंक कर नहीं दोगे, ठीक किसी को कि ठीक भाई है मुझे ये लिंक चाहिए, तो वो पोस्ट बना के डाल देगा पब्लिक, आप उसको शेयर ठीक कर है देना। सर। ठीक सर है, अगला पॉइंट, अगला पर्सनल से पॉइंट मतलब ये है। सर अगला ठीक पॉइंट है, ये कि राहुल भाई ने एक बार कुछ साल पहले वीडियो में बताया था कि जैसे आप बोले थे कि भाई टैक्स हमको देना पड़ रहा है, तो गांव का आदमी तो आईफोन यूज नहीं कर रहा, तो उसको क्यों टैक्स देना पड़े। तो उनका सॉल्यूशन उन्होंने शायद, मेरे को याद नहीं, धुंधला धुंधला ऐसा बताया था कि इंडियन अगर कोई मर्सिडीज कार खरीदना चाहता है तो उसको इंपोर्ट करने के लिए जितना डॉलर हमको देना पड़ेगा, तो उन्होंने कुछ इस तरह का सिस्टम बताया था कि जो मर्सिडीज कार खरीद रहा है या जो कंपनी खरीद के दे रही है इंडियंस को, तो उसी को ही टैक्स, उसी को ही डॉलर चुकाना पड़ेगा। मतलब रिपेट्रिएशन क्राइसिस आरबीआई बैंक के ऊपर ना आके उस पर्टिकुलर कंपनी पे, उस पर्टिकुलर आदमी पे आएगा। ऐसा कोई व्यवस्था है क्या? मुझे ऐसा याद है धुंधला वही धुंधला। तो नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं कि भारत में अभी है ना कि भाई वो डॉलर के बदले मतलब पैसों के बदले डॉलर देगी भारत सरकार। तो उसके बदले हम ये करेंगे कि भाई जो खरीदेगा वो डायरेक्टली खरीदे, ये करके। समझ में आ रहा है ना? सर हेलो। डायरेक्टली अभी तो देखो खरीदेगा, लेकिन जो उसके बदले पहला में डॉलर तो ना दे पाएगा वो इंडिया। नहीं सुनिए सुनिए, हाँ क्या बिल्कुल नाम दे है पाएगा, मोहित जी, क्यों नहीं दे सुनिए। पाएगा? नहीं, डॉलर क्यों नहीं दे पाएगा? सर मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, मैं डॉलर कैसे दूंगा? तुम्हारे पास रुपए होंगे, उसको लेके फॉरेन एक्सचेंज जाना, गूगल करो फॉरेन एक्सचेंज नियर मी, तो फॉरेन एक्सचेंज शॉप के पास जाना, उसको देना रुपए और वो तुमको डॉलर दे देगी और उसको दे देना लेके, वैसे करना। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये था कि मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, उसमें ये बताया था कि रिपेट्रिएशन क्राइसिस चाइना में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे डुअल करेंसी चलती है, जो अभी तक यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है। और राइट टू रिकॉल एक्टिविस्ट मतलब राहुल भाई ये बोलते हैं कि हम लोग 3 करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके ऊपर वो प्रपोजल देने वाले थे, शायद दे दिया हो तो मुझे मालूम नहीं। तो वो भी आप एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि चाइना में डुअल करेंसी का क्या सिस्टम है रिपेट्रिएशन क्राइसिस रोकने के लिए, और यहाँ पे 3 करेंसी सिस्टम क्या प्रपोजल है आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से। तो ये करेंसी सिस्टम के लिए जो है वो बैंकिंग के ऊपर एक अलग वेबिनार करना पड़ेगा। टैक्सेशन क्योंकि बैंकिंग सब वो अलग बहुत लंबा रखेंगे, उसमें डिटेल में बात करेंगे, ये अभी वो हो जाएगा। लंबा जाएगा। ठीक पर है सर, ये जान लो कि चाइना ने ऐसा ओवरव्यू सिस्टम तो दो रखा ना। है कि उसको डॉलर नहीं देना। मोहित मेरा एक सजेशन है आपसे, जो भी आप ये पॉइंट बोल रहे हो सकता है हम लोग भूल जाएं वेबिनार के बाद, क्योंकि सब लोगों की जॉब्स हैं। तो अगर आप किसी भी एक्टिविस्ट से भी आप कनेक्टेड हो, अगर आप मैसेज कर दो तो अगला वेबिनार हम इन्हीं टॉपिक पे रख सकते हैं जो आप पूछ रहे हो। नहीं आप वरुण, वो इनके वेबिनार साथ ग्रुप अलग में से भी कर डाल सकते हैं। इनके साथ एक अलग से आप हम वो लोग कुछ वेबिनार बात ग्रुप कर सकते हैं। नहीं आप इनके वो साथ वेबिनार हम ग्रुप सबके में साथ भी ये करेंगे। सब डाल, आप सर वो वेबिनार ग्रुप में ही डाल सकते हो ना कि इस टॉपिक हाँ के ऊपर आपको चाहिए, तो हम उस टॉपिक के ऊपर वेबिनार करेंगे। कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं करता कि किस टॉपिक के ऊपर उनको चाहिए, तो वो चीज है। हाँ हेलो। सर मैं ये भी कह रहा हूँ कि जैसे 10-12 पॉइंट है, 10-12 पॉइंट आप आंसर मत दो, सुन लो सिर्फ, हाँ बाद में ठीक है आप ठीक है किसी और ठीक वेबिनार में ठीक देखिएगा। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। ठीक है। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि रिकॉर्डिंग हम कर ही रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग में आप हाँ बाद हाँ में ठीक है ठीक है, आप कंटिन्यू करो करो आप। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि आपने 10 सालों का डेटा कुछ दिया था। 10 सालों का डेटा ये दिया था कि इंडिया ने अभी तक कोई भी इंपोर्ट करके प्रॉफिट नहीं कमाया है। तो अगर ये डेटा हम किसी बीजेपी या कांग्रेस के वॉलंटियर को बताएंगे तो ये बोलेगा कि भाई कांग्रेस ने इतना गड्ढा खोद दिया, इतना कबाड़ा कर दिया कि बीजेपी उसको भरपाई ही नहीं कर पाई, तो अभी उसको और 50 साल लगेंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि 10 साल की जगह अपन 30 साल का या 50 साल का डेटा दिखाएं कि इंडिया ने इंपोर्ट तो कुछ किया ही नहीं है, चाहे वो बीजेपी चाहे कांग्रेस हो। नेक्स्ट पॉइंट मेरा सर ये था कि आपने बताया था कि मिशनरीज और ये एमएनसी कंपनियां तो कॉर्पोरेट सोसाइटी करके आपने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। हाँ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, वो चीज वो मुझे मालूम नहीं, वो भी आप थोड़ा सा एलाबोरेट करना कभी आए। अगला पॉइंट ये था कि अगला पॉइंट ये था कि लैंड एम्प्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स ये दोनों क्या एक ही है क्या? ड्राफ्ट का सिर्फ नाम चेंज हुआ है या दोनों अलग अलग है? और डिफरेंस ये है कि जो वेल्थ टैक्स था उसमें जो है वो फर्नीचर और बहुत सारे मूवेबल एसेट्स जो है वो टैक्सेबल थे, उनको वो एम्प्टी लैंड टैक्स में हटाया गया है, इसलिए ताकि मतलब वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब हाँ, नाम थोड़ा चेंज किया गया है ताकि लोगों को क्लियरली समझ में आए कि ये जमीन के बारे में है। हटाया इसलिए गया क्योंकि उसको मतलब कैसे इवैल्यूएशन होगा, क्या होगा, उसको लेके बहुत सारे डाउट थे और उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है मूवेबल एसेट्स को ये करने से। हाँ
ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बाद में दे दीजिएगा किसी और वेबिनार में। एक बार राहुल भाई ने कुछ पोस्ट डाला था कि मेरी वीडियोस ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई हैं, या आरटीआर की वीडियो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई है क्योंकि वॉलंटियर्स ने, एक्टिविस्ट ने उसको शेयर नहीं किया। वहां पे मैं एक पॉइंट ये बोलना चाहूंगा सर, राजीव भाई की वीडियोस बहुत पॉपुलर हुई है। उसका रीजन ये है कि जो राजीव भाई समर्थक लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, राजीव भाई की 1 घंटे की या 2 घंटे की वीडियो को ब्रेक कर दिया है। जैसे राजीव भाई ने हेल्थ इश्यूज के ऊपर बोला कि कफ कंट्रोल कैसे होगा, या आंख के रोग कैसे कंट्रोल होंगे, या स्किन डिजीज कैसे कंट्रोल होंगे, ये सारी चीज उन्होंने 1 घंटे में बोली है। तो वॉलंटियर्स ने क्या किया है कि स्किन डिजीज कैसे कंट्रोल होगी 3-4 उसके लिए मोहित उस पे काम चल रहा है, अभी एक चैनल बनाया है, उसमें काट काट के डाल रहे हैं वीडियो। नहीं वरुण, मैं एक मिनट बस, मोहित हम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो शुरू हो चुका है ये काम। आपको मैं चैनल का लिंक दे दूंगी, उस चैनल पर है वो सारे। हेलो, पॉइंट, हाँ बताइए। नथिंग, यू कंटिन्यू, सॉरी। सर अगला पॉइंट ये था कि मैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट ये था कि मेक इन इंडिया डायरेक्ट एफडीआई की कैटेगरी में आता है या इनडायरेक्ट एफडीआई की कैटेगरी में आता है। इसका मोहित जवाब ले लो आप, मोहित इसका जवाब ले लो। हाँ बताइए। इसका वो नहीं, इनडायरेक्ट एफडीआई नहीं होता, इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आई मतलब सॉरी क्या होता है, आईएफआई होता है, आईएफआई, इनडायरेक्ट आईएफडीआई। नहीं आईडी उसमें नहीं है, मतलब वो एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफआईआई, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो मेक इन इंडिया है, अब वो टैग के अंदर क्या है मुझे एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा है, तो वो तो पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज करते रहती है। आप डिफरेंस जान लो, गूगल करके भी इसको पढ़ सकते हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करे। फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि इंडियन कंपनी के अंदर फॉरेन की कोई कंपनी स्टॉक खरीदी है, ठीक है। ठीक है सर, अगला पॉइंट मेरा ये है कि करगिल वॉर में फ्रांस से जब हमने लेजर गाइडेड मिसाइल्स ली थी, तो उन्होंने कंडीशंस क्या लगाई थी, वो शायद इंश्योरेंस सेक्टर ओपन करने की लगाई थी क्या, वो मुझे याद नहीं। तो वो इतना खुफिया जानकारी हमको क्या, हम आपको मतलब नहीं राहुल भाई ने पोस्ट में डाली थी, मैंने पढ़ा था तो वो याद नहीं है, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूं। हाँ ये बात सच है। हाँ। ये आप डिड्यूस कर सकते हो, ये आप बाद के न्यूज से डिड्यूस कर सकते हो कि उसके बाद भारत, देखो फ्रांस मतलब नाटो उनका संघ है, तो उसके वो घटने के बाद भारत में किन किन सेक्टर में एफडीआई घुसे, वो आप उसको एनालाइज करके आप जान सकते हो ये हुआ। अब ऐसे हम कहीं पे पेन एंड पेपर पे नहीं दिखा सकते कि देखो भाई। करेक्ट। सर ये धन वापसी पासबुक और MRCAM ड्राफ्ट, ये दोनों एक ही है क्या? यस। एक सेकंड, कुछ ड्राफ्ट्स के ना नाम चेंज हुए हैं, और एक्चुअली मोहित काफ़ी सारे इश्यूज पे राहुल भाई ने बहुत सारे ड्राफ्ट्स लिखे थे, तो उनको अब काफ़ी सारे इश्यूज को सम्मिलित करके 14 ही ड्राफ्ट रह गए हैं हमारे पास, और उन ड्राफ्ट को आप, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके पास। 14 इसलिए किए ताकि आम आदमी को आराम से समझ आ जाए, जो जिसको सही मुद्दा लगता है वो उसको आगे ले जाए। हाँ जी मैडम, एक मिनट मोहित। हाँ ठीक। आवाज आ रही है मोहित मेरी? नहीं, पहले मोहित को कंप्लीट करने दो एक बार सारे क्वेश्चन, उसके बाद हम बात करेंगे। मोहित का सवाल बहुत स्पेसिफिक था वरुण जी। इसमें था कि ये जो धन वापसी पासबुक और MRCM का कानून एक ही है। इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो धन वापसी पासबुक या वोट वापसी जो पासबुक है, ये एक्चुअल में जब जूरी कोड देश में गैजेट में पब्लिश होगा ना, तो जैसे कि हम आज के समय में बोलना चाहेंगे कि राशन का जो नोटिफिकेशन जब प्रिंट होता है गैजेट में, तो लोगों का हाथ में एक राशन कार्ड मिलता है। तो इलेक्शन के दौरान जब हम लोग वॉलंटियर्स प्रचार में जाते थे, तो ये हम लोग को पूछते थे हम लोग वोट वापस कैसे लेंगे, या फिर मान लीजिए कल को डेट में सरकार एक राइट टू रिकॉल का नाम से एक फर्जी कानून बना लेती है, जिसमें सिटीजन्स के पास राइट नहीं होता है वोट रिकॉल मैंने वापस लेने का सिस्टम, एक्चुअल सिस्टम नहीं होता है। तो उस दिन के बचाव के लिए ये वोट वापसी पासबुक बनाया गया कि जूरी कोड एक्चुअल जब गैजेट में प्रिंट होगा तो हाथ में आपको एक पासबुक मिलेगा जिसमें कि ऐसी व्यवस्थाएं रहें। ठीक है मोहित, आप कंटिन्यू करें। ठीक है सर। सर अगला पॉइंट ये था कि वो मैं मिस कर गया, अरुणाचल प्रदेश का जो आपने सोसाइटल केस बताया था जिससे 80 करोड़ में मांगे थे, वो थोड़ा सा बता दीजिए ब्रीफ में।
एक दो लाइन में। ब्रीफ में तो यार उसका बहुत 26 पेज का वो है, आप नोट, मैंने तो सिर्फ नाम उसका क्या है, मैं सर्च करूंगा। आप लिखो अरुणाचल प्रदेश सीएम सुसाइड, इतना लिखोगे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसमें सिर्फ मैं ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो हमें काम की इन्फॉर्मेशन लगी वो ये लगी कि भाई उसमें उन्होंने, कोई बंदा मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, तो उसने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कैसे उसे परेशान किया गया है और कितना रिश्वत उससे मांगी गई है। तो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन काफी है, और लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी है वो उनका नोट पढ़ सकते हैं पूरा, वो है वहाँ पे। सर इसको आप ग्रुप में भी डाल दीजिए सर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अगला पॉइंट ये है कि गन लॉ और वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स, ये दोनों एक ही चीज है? जी 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 एक ही जी 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 ठीक है सर। अगला पॉइंट मेरा, ये 2 पॉइंट और रह गए। सेकंड लास्ट पॉइंट ये था कि कुछ स्वदेशी वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो आपने बताया, जो इमोशनली ड्रिवन स्वदेशी वॉलंटियर्स ऐसे हैं, या फिर उनको नॉन आरटीआर स्वदेशी वॉलंटियर्स बोल सकते हैं। तो एक तो उनके लिए आपने ये वाला वेबिनार रखा जो काफी फ्रूटफुल होगा। दूसरा वेबिनार या किसी और दिन वेबिनार अपन काओ प्रोडक्शन गौरक्षा पे भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी वॉलंटियर बहुत सारे गौरक्षक ज्यादा हैं। और तीसरा वेबिनार अपन फूड प्रोडक्ट्स पे भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे स्वदेशी लोग बोलते हैं कि भाई हल्दी पे पेटेंट हो गया, हल्दी से खाने से ये होता है, या गौमूत्र पीने से ये होता है, या चूना हो गया, या वैक्सीन हो गई। तो उनका मेन मुद्दा ये है, उनको किसी से मतलब ही नहीं, रिपेट्रिएशन है या क्या है। तो उनको अपन हल्दी हल्दी अनएडल्टेटेड फॉर्म में मिले, या चूना अनएडल्टेटेड फॉर्म में मिले, या चूने की फैक्ट्री वापस से लगे, तो वो चीज अपन समझाएंगे, तो उनको भी अपन आरटीआर कैंपेन की तरफ खींच सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो इस पे भी अपन एक वेबिनार कभी रख सकते हैं। और सर लास्ट पॉइंट बहुत ये अच्छा है मेरा, सजेशन है मोहित। तो लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि चाइना ने अपना एक्सपोर्ट इतने सालों में इंक्रीज किया है और टॉप पे आ गया है, तो वहां पे तो ये कानून नहीं है, या फिर वहां पे ये कानून है भी तो 1-2 ही कानून होंगे, और अगर 1-2 कानून है भी तो 1-2 जिले में या फिर कुछ स्टेट में होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बिना इन कानूनों के वो टॉप पे कैसे आ गया? और अगर वो टॉप पे आ गया, मैं इसका आंसर ऐसे देना चाहूंगा कि अमेरिका चाइना से भी ऊपर है। हेलो, चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ गया हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में अगर दुनिया में कोई कंट्री जो सबसे आगे है वो अमेरिका है, ठीक है। तो जो हमारा जो सिस्टम है, हमने अमेरिका से इंस्पिरेशन ली है, और हमारा ये मानना है कि जो हमारा सिस्टम है, जो अमेरिका के सिस्टम उससे भी बेटर है, जो हम प्रपोज कर रहे हैं, जो कानून हमने प्रपोज किए हैं। तो हम चाइना को क्यों फॉलो करें जब उससे भी बड़ा कंट्री हमारे पास है? नहीं, मैं बताता हूँ इसका आंसर। एक मिनट मैं बताता हूँ। जैसे उनके पास जो है, चीन के पास जो है, एक तरह का वेल्थ टैक्स भी है, मतलब उनका सरकार के पास पूरा जमीन रहता है, ठीक है। और अभी पहले क्या था, वहाँ पे जज सिस्टम थोड़ा हमारे यहाँ से अच्छा था, उनके यहाँ जजेस की संख्या ज्यादा थी, और जो सिलेक्शन था जजों का वो रिटर्न एग्जाम से होता था, ठीक है। और जूरी सिस्टम आ गया बाद में यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से क्या है, चाइना ने अपना एजुकेशन सिस्टम पूरा रिफॉर्म किया। उन लोगों ने क्या किया कि अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि जो इंडस्ट्री में यूज होने वाली नॉलेज है, जहाँ पे मतलब हमारे यहाँ जैसे कि थ्योरी पढ़ा देते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है वो सब स्किल्स नहीं देते, तो उन लोगों ने स्किल्स पे फोकस किया। और इलेक्ट्रिसिटी सस्ता है वहाँ पर, क्योंकि हाइडल पावर से बनाते हैं ज्यादातर, वो ये कूल पावर यूज नहीं करते। तो ऐसे वहाँ पे रिफॉर्म्स हैं कुछ छोटे छोटे, मतलब इस तरह के वहाँ पे हैं व्यवस्थाएं कि उन्होंने वहाँ पे ग्रो अप किया। अब जैसे वहाँ पे लेबर सस्ता है, और उन्होंने टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे पूरा लेबर जो है, जब मास प्रोडक्शन करना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री में ही उनको रोक लेते हैं, तो फैक्ट्री में ही उनके वहाँ पर स्टे कराने की सारी सुविधाएं रहती है उनको, तो उनका आने जाने का टाइम बच जाता है। मैं और भी ऐड करना चाहूंगा मोहित, हम चाइना का भी फॉलो कर सकते हैं, चाइना को फॉलो करके भी हो सकता है हम काफी पावरफुल बन जाएं। लेकिन आज सब कहाँ पे जाना चाहते हैं, जितने मेरे जानने वाले हैं सब अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं। उन्हें लगता है अमेरिका सबसे बढ़िया कंट्री है, सबसे अच्छा कंट्री है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के कानून हमें स्टडी करने चाहिए कि वहाँ पे किस तरह के सिस्टम है, और वहाँ पे वो लोग किस तरह के कानून। देखिए नहीं, इसमें क्या है वरुण, इसमें प्रॉब्लम क्या है, चाइना जो है वो बना सब लेता है, लेकिन उसकी क्वालिटी वेस्टर्न नेशन जो बनाते हैं ना उसके लेवल की नहीं है। मतलब उसकी जो सामान है वो उस लेवल की क्वालिटी के, या साइंटिस्ट जो है अभी उस लेवल के नहीं है जो जापान, जर्मनी या जो वेस्टर्न कंट्री यूएस के हैं। तो उनका क्या है, ओरिजिनल इनोवेशन होता है, ठीक है। और चाइनीज क्या करते हैं, चाइनीज के पास एक क्वालिटी है, वो किसी बनी बनाई चीज में कुछ अपना कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। नहीं, मेरा जो आंसर है, मेरा आंसर इस पॉइंट को लेके है। इन्होंने ये पूछा है कि भाई
चाइना में ये समझ कानून गया, नहीं है, कानून तो नहीं है चाइना फिर के भी वो ग्रो कर गया। ये तो मेरा आंसर ये है कि ऑफ कोर्स आप चाइना वाला मॉडल फॉलो करना चाहोगे या यूएस वाला मॉडल फॉलो करना चाहोगे, पॉइंट ये है। आप चाइना वाला भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमें यूएस वाला अच्छा लगता है भाई, हम तो यूएस के नहीं, एग्जांपल हमें हमें सर हमें किसी से फॉलो नहीं करना, हमें तो एक अपना नया सिस्टम क्रिएट करना है। हमने वही कहने वाली थी वरुण। हेलो वरुण, इसमें ना बस एक पॉइंट है कि हम उनको बस इतना देख रहे हैं कि वो किन कानूनों की वजह से समृद्ध हुए हैं, उनसे सिर्फ एक प्रेरणा मिली है। पर जो हमने यहाँ पर कानून को प्रस्तावित किया है वो उनसे बहुत बहुत बेहतर हैं। अगर कोई स्टडी करेगा तो उसको समझ आएगा कि देश के हालात 3-4 साल में आराम से बदल सकते हैं। तो ये हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है कि आप वहाँ का सिस्टम यहाँ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और वो सब फालतू बातें वो नहीं ला रहे हैं। हाँ करेक्ट। तो आप कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिए। कंसेप्ट लिया है लेकिन कानून हमने अपने बनाए। हेलो, हाँ जी। मैम वो नबी नारायण वाला केस पढ़ा किसी ने, जब वो क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रहे थे उनको भी ऐसे ही फंसा दिया गया था। हेलो नहीं, अभिषेक मैं अभी और क्वेश्चन ले लें किसी का, उसके बाद आपका क्वेश्चन लें। ठीक है सर, कोई और है, किसी का कोई क्वेश्चन है जो भी है ग्रुप में जुड़े हुए हैं? हेलो हाँ जी प्लीज। हाँ, मैं ध्रुव पटेल बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो कानून जो प्रपोज किए हैं, हेलो जी बोलिए। हाँ, तो ये कानून को हम लागू कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो ये कानून को कभी वो लागू नहीं करेगी। तो आप कैसे कर पाएंगे ये कानून को लागू, ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा रीता जी, हमारे पास सतनाम, हमारे पास वो लास्ट स्लाइड है जिसमें हम बताएं कि लोग क्या कर सकते हैं इसको सपोर्ट करने तो ये हम आखिरी में आपको बता देंगे। वरुण, मुझसे बस वही गलती हुई है कि मैंने वो स्लाइड्स में नहीं डाला है, पर हम आपको डिटेल सुनिए, अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं, मैं बता देता हूँ कि हम कैसे लागू कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये बात सही है, अभी आपने बहुत समझदारी वाली बात की कि कोई सरकार या कोई सब इसको करने में इंटरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनके जो अपने हित हैं वो सब फेल हो जाते हैं। ठीक है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जनता के पास ये सब के कानून आए और देश तरक्की करे। इसके लिए भाई क्या है, देश की जनता को ही थोड़ा जागना पड़ेगा और इन लोगों पे दबाव बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे रैली या इस तरह का अनशन का जो है वो मॉडल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें कुछ फ्रूटफुल नहीं निकलता है। तो हम लोग पोस्टकार्ड मेथड और ट्वीट मेथड, जिसमें क्या है, आदमी कभी भी कहीं पे भी बहुत सरलता से अपनी बात जो है सीधा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, क्योंकि वही लोग कानून को छाप सकते हैं, उनके पास सीधा पावर है, तो उनको भेजते हैं कि भाई ये कानून हमें चाहिए, और फिर इसका रिकॉर्ड जो है वो फेसबुक पे, यानी कि उसका फोटोकॉपी वगैरह जो है एक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, जो भी पोस्ट कार्ड या चिट्ठी हमने भेजी है, और उसको फिर फेसबुक पे डालते हैं कि, और ट्वीट भी करते हैं। तो ट्वीट करने के बाद ट्वीट क्या भेजा है और उसकी लिंक वो फेसबुक पे डालते हैं एल्बम में। तो इससे क्या है, अब मेरी फेसबुक वॉल पे गया तो अभी मेरे जितने भी दोस्त हैं या जो भी लोग हैं उन सबको दिखाई देगा, तो वो लोग भी ऐसा करेंगे। तो अभी आप जानते हैं कि अगर एक साथ इतने लोग ट्वीट करते हैं, एक साथ इतने सारे लोग चिट्ठियां भेजते हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है, भले ही प्राइम मिनिस्टर उसको सीरियसली ले ना ले, मतलब चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि देखो इतने सारे वो आ रहे हैं, यानी कि जनता को कोई अल्टरनेटिव मिल गया है, तो फिर वो उस पर बात करना शुरू कर देता है। अभी आपको मैं बताता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या करा, उसने एक पिटीशन डाल दिया कि हिंदू टेम्पल को फ्री करने का, वो डाल दिया। अभी ये लोग पहले कुछ भी बात नहीं कर रहे थे इसके बारे में, लेकिन अभी जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ता गया सोशल मीडिया पे और आम लोगों में, तो उन लोगों ने ये इस पे बात करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही है कि अगर आप एम्प्टी लैंड टैक्स, धन वापसी, वोट वापसी, ज्यूरी कोड, इसके लिए लगातार आप लोगों में को फैलाएंगे, लोगों के बीच में बात करेंगे और अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे या सब पे शेयर करेंगे कि भाई आपने पोस्ट कार्ड भेजा, आपने ये ड्राफ्ट का टेक्स्ट भी शेयर किया, ट्वीट भी भेजा, तो इससे क्या होगा, लोगों को अवेयरनेस आने लगेगी, उनको पता चलने लगेगा। अभी क्या है, लोग इसको सिर्फ एक बोलते हैं नहीं ये सब फालतू का बकवास है, इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी नहीं होगा, लेकिन जब लोग करने लगेंगे तो अपने आप ये चीज बढ़ने लगेगी, तो फिर उन लीडर्स को भी इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको इन कानून के बारे में पता था पहले ध्रुव पटेल जी से? मुझे पता था, हाँ मुझे पता था। मैं राहुल जी को
फॉलो करता हूँ मैं उनको। अच्छा, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, देखो अभी जो सरकार है, जो सीएम पीएम जब वो अपनी भाषण देते हैं, वो भाषण में क्या बोलते हैं कि भाई हॉस्पिटल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, ठीक, क्योंकि उनको लगता है कि या जनता को जो लगता है, जनता को यही कमेंट डिमांड रहती है कि भाई अस्पताल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, ठीक है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करप्शन होने चाहिए। लेकिन जनता को ये नहीं पता है कि जूरी कोर्ट भी होना चाहिए। मतलब मेजोरिटी जो जनता है, कुछ कम लोगों को पता है, जब बहुत सारे लोगों को भी पता होगा कि जूरी कोर्ट आना चाहिए, वेल्थ टैक्स आना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। तो और हम लोगों को ट्वीट करना स्टार्ट करेंगे जो हमारे पॉलिटिशियन है, या फिर हम फेसबुक पे एल्बम बनाना स्टार्ट करेंगे, या पोस्ट कार्ड भी हम सेंड कर सकते हैं जो हमारे पॉलिटिशियन है, या फिर इवन हम जो हमारे न्यूज एंकर है, अगर आपको लगता है कि कोई न्यूज एंकर बहुत ईमानदार है, उसको आप भेज सकते हैं। उसके बाद फिर ये नेता लोग इन लोगों पे बात करना स्टार्ट करेंगे, भाषण में ये बोलना स्टार्ट करेंगे कि हाँ भाई हम जूरी कोर्ट लेके आएंगे, हमको वोट दो। उसके बिना नहीं हो पाएगा, तो लोगों को बताना पड़ेगा, जितने भी लोग हैं उनको बताना पड़ेगा। हाँ तो सर ये जो आपकी जो मतलब पार्टी भी होगी ना, पार्टी है ना आपकी? हाँ पार्टी बना ली है हमने, तो इलेक्शन लड़के क्यों नहीं किया जा सकता? अगर इलेक्शन लड़े हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, मैंने भी लड़ा है, और हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जो 2 से 3 बार लड़ चुके हैं। राहुल भाई तो लड़ चुके हैं काफी बार, और राकेश सूरी जी हैं, वो भी हैं शायद इधर इसमें, वो भी 3 बार लड़ चुके हैं इलेक्शन, अलग अलग लेवल पे। सांसद का भी लड़ा है। इसमें हम कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई जिसको लगता है कि कानून अच्छे हैं, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करे। हम लोगों से जितनी भी हेल्प होगी उनकी, हम उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन किसी ना किसी को आना पड़ेगा ना सामने से कि हाँ मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। चलिए, हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है कि भाई जो लड़े इस तरह का, हमें कार्यकर्ता चाहिए। जबकि हमने प्रपोज किया था कि 57 सीटें खाली पड़ी थी 2019 में, तो ओपनली उन्होंने लिखा था राहुल मेहता जी ने कि भाई 57 सीटों के लिए मुझे कैंडिडेट चाहिए, आओ। कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया किसी ने। तो अगर आपको इलेक्शन लड़ना है नेक्स्ट टाइम, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेलो हेलो, मेरा एक सवाल है, मतलब वैसे ही मैं आप लोगों से जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सर देखो, सरपंच लेवल पे यहाँ पे इंडिया में बेशक नकली राइट टू रिकॉल है, बट है, ठीक है, और कई जगह मेयर पे भी राइट टू रिकॉल है। तो क्या आप लोगों को ये बताते हो, जब आप ये इलेक्शन लड़ते हो, क्या आप लोगों को पूरी तरह से ये बताते हो कि अभी राइट टू रिकॉल है बट उसका कोई फायदा नहीं, ऐसा कुछ करके बताते हो आप बताते नहीं हो लोगों को? देखिए क्या है, सबसे पहली बात, आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज उसको कुछ मालूम है या नहीं है, पहले तो ये है, मतलब उस पर्सन को इंटरेस्ट है या नहीं है सुनने में, ये भी देखो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को राइट टू रिकॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपनी समस्याओं में इंटरेस्ट है, मतलब उनकी प्रॉब्लम है शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, महंगाई। तो हमें क्या है, हम उनको सीधा सॉल्यूशन, मतलब उनका समस्या जो है उसको बताते कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसे रिजॉल्व करेगा। अभी ये जो चर्चा है कि यहाँ पे राइट टू रिकॉल है, वहाँ पे राइट टू रिकॉल है, तो वो लोग जो है अभी उस पर कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो उनसे सीधा कोरिलेट नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब उन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है कि राइट टू रिकॉल हो या जूरी सिस्टम। जी हम और क्वेश्चन भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है। अभी लास्ट टाइम कैंपेन, सुनिए, हम जब कैंपेन, हम एक कैंपेन पे पूरा करेंगे वेबिनार के, कैंपेन कैसे करना है। जब ये लॉ ड्राफ्ट की बात हो जाएगी ना, तो हम एक कैंपेन पे करेंगे पूरा वेबिनार कि कैंपेन के मेथड कैसे होना चाहिए, कैंपेन में क्या, तो उसमें हम सब ये सब इंक्लूड कर लेंगे। या आप अगर फेसबुक पे हैं तो आप डायरेक्टली उस पर भी बात कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी फेसबुक, वहाँ पे भी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारा टॉपिक अलग है। हाँ, अच्छा, मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि ये कैंपेन कैसे होना चाहिए, ये उनके साथ डिस्कस करना ज्यादा मीनिंगफुल रहता है जो कैंपेन करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि भाई मैं क्यों करूं, मैं तो मस्त आदमी हूँ, मैं बस बोल रहा था आप ऐसे कर दो, आप वैसे कर दो, आप वैसे कर दो। तो क्या है कि बहुत बार वो आप सोचोगे कि ऐसे करना चाहिए, पर आप जिसको बता रहे हो कि ऐसे करो, वो उसकी औकात में हो सकता है नहीं भी हो सकता है। हो सकता है वो व्यक्ति इतना समय नहीं दे पाए, उसके पास उतना पैसा नहीं है। तो अगर आप करो तो आपसे देख के कोई इंस्पायर हो सकता है, या फिर आप आधा अधूरा भले करो तो दूसरा व्यक्ति अच्छा ठीक है मैं इतना कर पाया तो बाकी कोई आके हेल्प कर देगा कि मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हो। इस तरह का ज्यादा वो प्रोडक्टिव रहता है रादर देन कि आप ये कर दो, आप वो कर दो। तो मतलब वो हो सकता है, मतलब वो मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं रहता, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि बस सजेस्ट ही करते हैं, पर वो कंट्रीब्यूट नहीं करते। वो तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ये एक सवाल है किसी का, ये धवल कोठारी, कि क्या इसरो भी
एक्सपोर्ट करता है? क्या भारत का इसरो भी? हाँ, नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर भारत एक्सपोर्ट में पीछे है तो फिर इसरो क्या कर रहा है देश में, वो भी तो एक्सपोर्ट करता है। तो मतलब पता नहीं हाँ इंडिया हाँ, इसरो समझ गया मैं। वो एक्चुअल में क्या है, जो इसरो की एक कमर्शियल एजेंसी जो एंट्रिक्स करके है, वो एंट्रिक्स का काम क्या है कि दूसरे के प्रोजेक्ट छोड़ते हैं। अभी जैसे 16 सैटेलाइट छोड़ दी देश की उस देश की, ठीक है, तो वो इस तरह का वो है एक्सपोर्ट। मतलब वो एक तरह से उसने जैसे कमीशनिंग या प्रोजेक्ट होते हैं जो कंपनियां लेती हैं, तो उस तरह का इसरो का काम है कि वो उन देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च कराता है अपने रॉकेट्स पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसरो प्रॉफिट कमाता है अभी, पर हाँ, वॉल्यूम लेकिन उसमें क्या हिडन चीज क्या है, एक्चुअल में इसरो जो बना रहा है जितना भी कुछ है, वो भी सब बाहर से ही आता है। वो भी जो असेंबल ही कर रहा है एक तरह का, या कुछ छोटा मोटा अपने लैब में मैन्युफैक्चरिंग छोटा मोटा है, लेकिन जो क्वालिटी चीजें हैं, अब एक बार मैं तो इसरो के साइंटिस्ट से मिला हूँ, एक बार मैं फॉर्चुनेट रहा कि उनसे मिलना हुआ था एक वर्कशॉप में। तो उनका जो मंगल मिशन का थर्मल जो डायरेक्टर थे आलोक श्रीवास्तव, उनसे मेरा मिलना हुआ था। उनने बोला कि इंडिया एक बहुत महंगा प्रोसेसर होता है, बहुत क्वालिटी प्रोसेसर होता है, वो बाहर से ही मंगाना पड़ता है। इवन वो भी छोड़ दो, उन्होंने बोला एक एल्यूमिनियम की कुछ रॉड में ग्रूव करने का कुछ होता है ऐसा, मुझे ठीक से याद नहीं है। उन्होंने बोला हमारे पास लोग ही नहीं है बनाने वाले, तो हमें वो तो सब कहने का मतलब ये है कि इसरो ने अपने में बस एक लॉन्च करने की जो टेक्निक है उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, ऐसे प्रोडक्ट को लाके उन्हें असेंबल करके कैसे परफेक्ट तरीके से लॉन्च करना है, वो परफेक्ट हो गए, वो यहाँ पे उसमें आ गए हैं। हाँ, इसमें एक बात ये भी, जो एक्सपोर्ट जो हम लॉन्चिंग करते हैं वो भी हम सब तरह की नहीं कर पाते हैं। हमारे जो हैवी सैटेलाइट्स हैं या हैवी इक्विपमेंट हम जो लॉन्च करते हैं, वो भी हमें फ्रांस या जर्मनी या फ्रांस या यूएसए से कराना पड़ता है, हम नहीं कर पाते हैं। आप अगर थोड़ा सा गूगल करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि जो हमारे बहुत सारे लॉन्च होते हैं वो सब हल्के भार वाले होते हैं, भारी भार वाले हम नहीं कर पाते। हाँ, PSLV वगैरह या इस तरह के जो रहते हैं वो नहीं कर पाते शायद हम लोग, उस तरह का कुछ है। किसी और का कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर हम इसको फाइनल कंक्लूड करते हैं वेबिनार को। कोई और है जो कुछ पूछना चाहता है? वरुण, एक क्वेश्चन आया है, without part of government, how can we expect RTR laws implementation through corrupted leaders? तो वरुण, इसका एक बार फिर से बस ये क्वेश्चन आई थिंक यही पूछ रहे हैं अजय जी, ये पहले भी पूछा जा चुका है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे। मेरा बहुत सिंपल आंसर ये है कि राहुल भाई तो ये कहते हैं 40 करोड़ लोगों को पता करना चाहिए, 50 करोड़ लोगों को, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितने एक्टिविस्ट हैं अगर वो भी इस कानून की डिमांड करें तो ये कानून आ जाएगा। स्वदेशी वाले एक्टिविस्ट होंगे, ठीक है, या और किसी भी तरीके से जो लोग देश को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अगर हम वो लोग भी डिमांड करने का स्टार्ट कर देंगे तो ये कानून आ जाएंगे। मतलब 40 करोड़ भी, अगर हम 2-3 करोड़ लोग भी। हाँ, इसमें क्या है, इसमें ये है मेनली चीज क्या है, अभी इसके खिलाफ आवाज कितने लोग उठा रहे हैं, मतलब ये पहुंचा कितने लोगों तक है, पहले तो ये बताओ। अभी ये करोड़ों लोगों तक पहुंचा भी नहीं है, लाखों लोगों तक भी पहुंचा है, और इतने कितने लोग गंभीर हैं कि ये लाना है। सबसे मेन चीज तो वो है भाई, इतने गंभीर हैं कि हमें लेके आना ये। अगर कोई व्यक्ति इतना गंभीर हो गए, मान लो अगर 1000 लोग भी गंभीर हैं, तो वो अपने आप लाखों तक पहुंचाएंगे। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जेपी का, वो जेपी आंदोलन था, तो उन्होंने भी जब भाई इंदिरा गांधी खिलाफ शुरू किया था, तो लोग उनको मजाक उड़ाते थे कि क्या तुम ये इंदिरा गांधी से टक्कर लेने चले हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो भी अपना धीरे धीरे मूवमेंट चलाते रहे, फिर उनको स्टूडेंट यूनियन मिला, उनको लेबर यूनियन, तो इस तरह से उनके बात पहुंचता गया, लोग गंभीर हो गए, अपने आप लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो जिसको लगता है कि भाई हाँ ये मेरे प्रायोरिटी में है, ये मुझको वो करेगा अपने आप ही। उसके लिए चिराग ने एक सवाल पूछा था कि कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको, इस मूवमेंट को या इन कानून को लाने में। तो ये चिराग जी के लिए आप करना चाहेगा? अच्छा, एक चीज नहीं एक चीज, ये जो मतलब कैसे मतलब प्रमोशन होगा, क्या करना है, मतलब कैसे ये कानून आएंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर भी एक वेबिनार कर सकते हैं। पर इसके ऊपर वेबिनार सिर्फ उनके लिए करेंगे जो सच में ये चाहते हैं, यही सवाल चाहते हैं, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ये करने। हाँ, मतलब वो उन्हीं लोगों में होगा जो ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हमको जानना पड़ेगा कि ये सवाल कौन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। यू वांट टू, आप लोग इसका पार्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो आके आप ये क्यों नहीं करते, आप वो क्यों नहीं करते, पर दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। यही प्रॉब्लम है सर। एक क्वेश्चन, हाँ भाई पूछो, कौन है?
सर मैं सचिन, और ये एफडीआई और एफपी क्या डिफरेंस है सर? फॉरेन पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई में क्या डिफरेंस है सर दोनों में? ये मुझे कोई नहीं एक पता। मेजर डिफरेंस हो सर? इसमें नहीं, ये मुझे नहीं पता। पोर्टफोलियो सर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नहीं, देखो इसका कोई आइडिया नहीं। अभी पोर्टफोलियो का नहीं, लेकिन क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये सब जो है ना गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे एफडीआई का विरोध बहुत बढ़ गया सपोज, ठीक है, स्वदेशी वालों ने बहुत हंगामा मचा दिया कि भाई एफडीआई नहीं लाना, ये विदेशी कंपनी, तो क्या करती है गवर्नमेंट एक ऐसा लूपहोल बना देती है सिस्टम में कि चलो भाई ये रास्ता बंद है ना, इस रास्ते से घुसा देते हैं तुमको। तो उस तरह की एक कुछ पॉलिसी बना रखी है कि उसमें ये हो सकता है कि वहां पे से फॉरेन इन्वेस्टर जो है कुछ सर आपके क्वेश्चन से मैं थोड़ा सर जो आपका आंसर है सर, उससे तो फिर ये निकल रहा है ना सर कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि हम जो फॉरेन कंपनीज है हम उनको बाइकआउट करें। हाँ तो नहीं चाहती ना गवर्नमेंट। चलो ठीक है, हाँ कंप्लीट करो। क्या जी जी सर, क्या आप फिर से क्वेश्चन करोगे? क्या बोला सर? मैंने डिफरेंस पूछा था सर एफडीआई और एफपीआई में। हाँ, तो ये आपका नाम बताएंगे? सचिन पूछ रहे हैं ना? सचिन, जी। आपने जो लास्ट में बोला कि इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट खुद नहीं बाइकआउट करना चाहती फॉरेन कंपनीज को, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको इसकी परिभाषा चाहिए, इसकी डेफिनेशन चाहिए और कॉन्क्रीट, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस गूगल कीजिए, एक गूगल लिख देंगे, आपको समझ आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे सामने गूगल नहीं है अभी, और अनफॉर्चुनेटली सारे टर्म्स हम याद भी नहीं रख सकते हैं ना, तो आप गूगल कीजिए, मिल जाएगा। किसी का भी और कोई प्रश्न हो तो अभी बता दीजिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी सबको, अपना एफबी का, फेसबुक का लिंक आप चैट में डाल दीजिए। सारे के सारे जितने भी नए लोग आए हैं जो जुड़े नहीं हुए हैं, जैसे मोहित हैं, पुनीत जी, मुझे नहीं पता जुड़े या नहीं जुड़े, अपना एफबी का लिंक हमारे यहाँ डाल दीजिए ताकि हम आपके साथ जुड़ पाए। उसके बिना अगर खत्म हो जाता है वेबिनार और पता नहीं चलता कि कौन कहाँ गया। फिर जैसे मोहित से हमने काफी ट्राई किया था कांटेक्ट करने का, बट मोहित मुझे कहीं मिले नहीं। तो